बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक और पेपर करने जा रहे हैं और आज की क्लास में जो हम पेपर करने जा रहे हैं दिस इज़ 9706 P33। ये ऑक्टो नंबर का पेपर है और ऑक्टो नंबर में तीनों वेरिएंट्स जो हैं वो अलग अलग ही आए थे, तो ये तीसरा वेरिएंट है हम जो करने जा रहे हैं। टेक्निकली ये लास्ट पेपर है जो भी हमारे पास आया हुआ है फरवरी मार्च का। जैसे ही आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे, बट ये अगेन 1 hour 30 minutes का पेपर होगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्वेश्चन रिलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल बोलता है कि फैजान ओन्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विच अकाउंट फॉर फैक्ट्री प्रॉफिट, और वो फैक्ट्री प्रॉफिट भी रखता है। इन 2023 बोल्ड में करके उसने लिखा द रेट ऑफ प्रॉफिट अप्लाइड बाय फैजान वॉज 15%, यानी कि 2023 में उसका जो फैक्ट्री प्रॉफिट था वो 15% का था। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024, यानी कि ये इसने इस साल की इंफॉर्मेशन दी है। तो लास्ट ईयर यानी कि टेक्निकली लास्ट ईयर जो उसका फैक्ट्री प्रॉफिट था वो 15% का था और अभी वो 2024 का कुछ डेटा आपको दे रहा है। अब उसका डेटा को देख लेते हैं क्या भाई डेटा के अंदर है। बोलता है नंबर 1, ओपनिंग इन्वेंट्रीज इंक्लूड। ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल है और ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है। कॉस्ट व परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड्स, और कैरेज इनवर्ड्स हमेशा रॉ मटेरियल पे होता है अनटिल अनलेस आप फिनिश गुड्स ना खरीदते हो। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स जो है बेसिकली इसका कोई ताल्लुक यहाँ से तो नहीं बन रहा। आगे आ जाएं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। रेंट है, रेंट एक कॉमन कॉस्ट होती है तो जाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई अपोर्शनमेंट देगा कि रेंट कैसे डिवाइड हो रहा है। डायरेक्ट लेबर दी हुई है तो डायरेक्ट लेबर का मतलब डायरेक्ट लेबर ही है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर दी हुई है यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं 18,400 के। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। फाइनेंस कॉस्ट दी हुई है 6100 की, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। तो इसने कुछ डेटा आपको दिया। उसके बाद आगे बोलता है नंबर 3, एडजस्टमेंट। रेंट वॉज एलोकेटेड 1/3 टू फैक्ट्री एंड 2/3 टू ऑफिस, यानी कि जो तुम्हारे पास रेंट है जो कि ये एक कॉमन कॉस्ट थी, इसको इसने ब्रेक डाउन कर लिया कि भाई कुछ इसके अंदर से फैक्ट्री में जाएगा और कुछ ऑफिस में जाएगा। जो फैक्ट्री में जाएगा वो 1/3 है, ठीक है, और इसी तरीके से 2/3 जो है वो कहां चला जाएगा, ऑफिस के अंदर चला जाएगा। तो 1/3 और 2/3 तो 2/3 इंटू 18,000 रुपये तो फैक्ट्री का पता लग जाएगा, इंटू 18,000 रुपये तो ऑफिस का पता लग जाएगा। ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन हमसे करवा ली इसने, ठीक है। हर चीज़ तो पेपर में मुश्किल नहीं देगा ना। सो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 6,000, तो 6,000 यहाँ चला जाएगा और 12,000 इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। आगे बोलता है द क्लोजिंग इन्वेंटरी इंक्लूड्स। क्लोजिंग इन्वेंटरी दे रहा है, रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंटरी दे दी, वर्क इन प्रोग्रेस की क्लोजिंग इन्वेंटरी दे दी, कोई मसला नहीं है, वो हमें आगे काम आ जाएगी। नंबर 5, द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वॉस, तो एक इनकम स्टेटमेंट बना के दे दी। इनकम स्टेटमेंट में उसने आपको सेल्स दिखा दी, इनकम स्टेटमेंट में उसने आपको इन्वेंट्री दिखा दी ऑफ फिनिश गुड्स। अब अगर तुम यहाँ पे टेक्निकली देखो तो फिनिश गुड्स की कौन सी इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री, और इसके अंदर कितना प्रॉफिट शामिल होगा सर, 15% का प्रॉफिट शामिल होगा। बिकॉज ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ से आई होगी, पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये 2024 है, तो फिर जाहिर सी बात है 2023 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो 2024 की ओपनिंग इन्वेंट्री बन गई होगी। फिर उसके बाद वो आपको बोलता है द ट्रांसफर प्राइस, तो ये फैक्ट्री वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस फैक्ट्री प्रॉफिट दोनों मिला के ट्रांसफर प्राइस बन रही है 144,000, जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रांसफर होके आई है आपके पास कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट में। और उसके बाद फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है 5670 की, तो ये 5670 की क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी तक इसने हमें ये नहीं बताया क्या कि 2024 में भी फैक्ट्री प्रॉफिट 15% ही था या नहीं था, ये अभी हमें क्लियरिटी कोई भी नहीं है इसके अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई एग्जामिनर की तरफ से और उसके बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे कितना परसेंट फैक्ट्री प्रॉफिट है ये हमें नहीं पता, और हम ये डायरेक्टली अज्यूम कभी भी नहीं कर सकते कि ये 15% ही होगा जब तक एग्जामिनर खुद ना बोल दे कि वो सेम परसेंटेज ही कैरी कर रहा है नेक्स्ट ईयर भी। अब आपको देखो तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट्स देखना शुरू करते हैं, पहले फिर सवाल को क्रैक करेंगे। बोलता है एक्सप्लेन व्हाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माइट डिसाइड टू अकाउंट फॉर फैक्ट्री प्रॉफिट। ये फैक्ट्री प्रॉफिट रखते ही क्यों है, तो भाई ये हम लोग बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं अपने थ्योरीज के अंदर, अपने डिफरेंट और भी पास पेपर्स के अंदर। मैंने इसके आंसर को स्ट्रक्चर करा था, ये 2 मार्क्स का प्रॉपर मैंने इसको समझा दिया ताकि जिनको ना भी समझ आता हो वो आज उसको समझ लें। मैंने लिखा अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में डिसाइड
to account factory profit in order to assess how successful its manufacturing operations have been. सबसे पहले वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सक्सेस को देखना चाहते हैं. अब कैसे देखेंगे? दिस इज डन, अब जरा सुनिएगा, दिस इज डन बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स इंटरनली विद द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग देम फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स. यानी कि हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि यार हमने जब कॉस्ट बनाई, जब हमने प्रोडक्ट बनाई तो उसकी कॉस्ट क्या आई, और अगर हम ये बाहर से खरीदते तो उसकी कॉस्ट क्या आती. तो इन दोनों को जो डिफरेंस होता है वही हम लोग क्या रख लेते हैं, अपना फैक्ट्री प्रॉफिट मान लेते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक चीज बनाई, मुझे पड़ी वो 110 रुपए की, और मार्केट के अंदर वही चीज अगर मैं खरीदने जाऊं तो मुझे पड़ेगी 120 रुपए की. इसका मतलब 10 रुपए का मेरा क्या हो गया, फैक्ट्री प्रॉफिट हो गया. ठीक है. फिर उसके बाद अगले पार्ट के अंदर वो आपसे बोलता है एक्सप्लेन रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. बोल रहा है ये जो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट होता है इसको किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर. तो बोलता है अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इज डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेंट्री. क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जब हम इन्वेंट्री से रिकॉर्ड करते हैं तो इन्वेंट्री हमेशा एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉर्ड होती है. इसी वजह से अगर हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल होगा तो हमारी इन्वेंट्री की तो वैल्यू ओवर स्टेट हुई भी है. तो अब यहां पे हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की खिलाफवर्जी हो जाएगी. तो देयरफॉर हम उसको माइनस करते हैं. तो हमने लिखा कि भाई डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेंट्री टू शो इट एट कॉस्ट एंड अवॉइड रिकग्नाइजिंग प्रॉफिट नॉट येट अर्न्ड. और जाहिर सी बात है अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री के दोनों ने प्रॉफिट को शामिल करा हुआ है तो ये तो वो प्रॉफिट है जो कि अभी रिकग्नाइज हुआ ही नहीं है, जो कि अभी तुम्हारा प्रॉफिट रियलाइज हुआ ही नहीं है. तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट है. फॉलोइंग द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर हम ये काम करते हैं. तो याद है जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर जब हम फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो वो इन्वेंट्री हमेशा एट कॉस्ट रिकॉर्ड होती है या फिर एनआरवी पे, विच एवर इज लोअर. लेकिन इधर मैंने खाली कॉस्ट ही लिखा क्योंकि 2 ही मार्क्स का था तो मुझे 2 मार्क्स पूरे करने थे. तो इधर ये वाली बातें आपको ऑलरेडी वैसे ही पता है. बोलता है कैलकुलेट द रेट ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट अप्लाइड इन 2024. बोल रहा है 2024 के अंदर फैक्ट्री का प्रॉफिट बता दो. अब फैक्ट्री का प्रॉफिट यहां से कहीं से मैं निकाल ही नहीं सकता. फैक्ट्री का प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सवाल के अंदर, क्योंकि कहीं पे भी मुझे नहीं पता कि इस साल का फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है. लास्ट ईयर का तो 2023 का पता है 15% है, लेकिन इस साल का कितना है मुझे नहीं पता. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फैक्ट्री प्रॉफिट को निकालने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा कि यार मुझे एक बात पता है कि मेरी जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रांसफर होके इनकम स्टेटमेंट में आई है इसके अंदर दोनों चीजें शामिल हैं. यानी कि इसके अंदर कॉस्ट भी शामिल है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी शामिल है और फैक्ट्री का प्रॉफिट भी शामिल है. लेकिन अब अगर मैं ये जान लूं कि इसके अंदर कॉस्ट कितनी है, यानी कि इस वैल्यू के अंदर कॉस्ट कितनी है, तो प्रॉफिट में आराम से कैलकुलेट कर पाऊंगा. तो अब मैं करूंगा क्या, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की वर्किंग करूंगा और उससे इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करवाऊंगा. तो एक वर्किंग के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट बना लेते हैं यहां पे. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट करके बना सकते हो उतना शॉर्ट करके बना दो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मांगा नहीं है. देखो तुम्हें ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड्स ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है. तो अगर हम इन सबको आपस में एडजस्ट कर लें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पता लग जाएगा. तो अगर हम यहां पे निकालना चाहें तो ये कैसे निकलेगी, 1200 के अंदर पहले तो तुम ऐड कर लोगे 57,900, फिर इसके अंदर तुम ऐड कर लोगे कैरेज इनवर्ड्स ऑफ 2,300 और इसमें से तुम डिडक्ट कर दोगे 2,000 की तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल. तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड. तो भाई कितना आ रहा है, 1200 प्लस 57900 प्लस 2300 माइनस 2000 इज इक्वल टू 59400. यानी कि मेरी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ रही है जो मैंने कंज्यूम किया है अपनी प्रोडक्शन के अंदर वो 59400 है. तो यहां पे हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड which is 59400. अब क्योंकि मैंने प्राइम कॉस्ट निकालनी होगी तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करूंगा. डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर सबसे पहले तो तुम्हें डायरेक्ट लेबर गिवन है कितने की, 23,400 की. तो डायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड कर लो 23,400. फिर उसके बाद अगर तुम आगे देखो तो और कोई चीज़ है डायरेक्ट में, और कुछ नहीं है डायरेक्ट में, कोई रॉयल्टीज़ नहीं है, कोई लाइसेंस फीसेस नहीं है, कोई स्पेसिफिक हायर्स नहीं है. बस इसके अंदर ऐड कर लो 23400. तो ये मेरे पास आ रहा है 82800. तो 82800 क्या है मेरा, 82800 मैंने निकाल लिया प्राइम कॉस्ट. नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्राइम कॉस्ट इसके अंदर हम ऐड कर देते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स को, फैक्ट्री ओवरहेड्स.
अब अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को देखें तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो एक चीज़ दी हुई है रेंट, और रेंट जो है हमारा फैक्ट्री का वो कितना है, फैक्ट्री के अंदर रेंट जाएगा 6,000 रुपये का, तो 6,000 रुपये का एक हम लोग फैक्ट्री का रेंट रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा अगर आप देखो तो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, वो कितने के दिए हुए हैं, 18,400 के, तो 18,400 प्लस 6,000। इसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर आपको दी हुई है 13,200 की, तो ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर चला जाएगा, तो 13,200 ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में और चला जाएगा, तो 18,400 प्लस 6,000 प्लस 13,200 इज इक्वल टू 37,600। तो ये 37,600 का मेरे पास क्या आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 37,600, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल लेते हैं पहले 82800 और फिर वर्क इन प्रोग्रेस की एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो ये बन रहा है 120,400। अब देखो वर्क इन प्रोग्रेस तुम्हें ओपनिंग भी दिया हुआ है और वर्क इन प्रोग्रेस तुम्हें क्लोजिंग भी दिया हुआ है। तो ओपनिंग कितना है सर 4,300, बेटा क्लोजिंग कितना है सर 4,700, तो 4,300 माइनस 4,700, 4,300 माइनस 4,700 इज इक्वल टू, मैंने प्लस क्यों कर दिया, जज्बात में ही किया है और 2 दफ़ा माइनस लिख दिया, खैर अब सही कर दिया, 400। इसका मतलब जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 400 नेगेटिव आ रहा है। 400 नेगेटिव का मतलब क्या है, इट मींस कि मेरा जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो इंक्रीज हुआ है। ओपनिंग में कितना था 4,300 था, अब कितना हो गया 4,700 हो गया, यानी कि 43 से 47 यानी कि बढ़ गया, इंक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ 400, और ये यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस 400। इसको आप ऐसे नाम भी दे सकते हो, इंक्रीज NWIP, क्योंकि वर्किंग कर रहा हूं तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, तो 12,400 में से तो ये 12,000 वो 1,20,000 बन जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि यार मेरे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई थी वो 1,20,000 आई थी, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर मैंने कुछ फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड किया होगा, फैक्ट्री प्रॉफिट तो मुझे नहीं पता, फैक्ट्री प्रॉफिट कितना था ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो यही निकाल रहा हूं फैक्ट्री प्रॉफिट कितना था, वो X था, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे यह पता है कि जो मेरे पास ट्रांसफर वैल्यू आई थी, जो मेरे पास फाइनल, एक ऐसे लिखते थे, ऐसे ट्रांसफर वैल्यू आई थी, वो मेरे पास आई थी यहां पे मेरी इनकम स्टेटमेंट में लिखी हुई है, द ट्रांसफर वैल्यू वॉज 1,44,000, यानी कि इसका मतलब 1,44,000 मेरे पास ट्रांसफर वैल्यू आई थी। तो मेरा कंपनी का फैक्ट्री प्रॉफिट होगा कितना, तो फैक्ट्री प्रॉफिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 120 माइनस 144 इज इक्वल टू 24,000। इसका मतलब ये हो गया कि 24,000 का मेरा क्या था, फैक्ट्री प्रॉफिट था। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालूं इस साल का कि फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है, तो भाई मैंने 1,20,000 पे एक एक्स परसेंटेज चार्ज करी होगी, यानी कि x अपॉन 100 इज इक्वल टू आंसर आया होगा 24,000। तो ये x अगर हम यहां पे कैलकुलेट कर लें तो ये x कितना होना चाहिए, तो 24,000 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इज इक्वल टू 20 आंसर आ रहा है। इसका मतलब इस साल का जो मेरा फैक्ट्री प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज कितनी है, 20% है। क्लियर बात समझ आई। तो उसने हमसे ये 6 मार्क्स के लिए मांगा था कि यार फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल के दिखाओ, तो मैंने आपको यहाँ पे फैक्ट्री प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल के पहले सामने रख दी। अब हम आते हैं और इस सवाल को मजीद क्रैक करते हैं। ये जो एक हमारे पास क्वेश्चन मार्क था कि यार इस साल का फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है, वो तो हमें पता लग गया, यानी कि जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर जो हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट होगा वो कितना परसेंट होगा, 20% होगा। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि यार 2 मिनट के लिए जरा ये तो कैलकुलेट करो कि प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट इस साल का बन कितना रहा है, तो यहां पे एक टी अकाउंट बना रहा हूं, ऐसी सिर्फ सवाल क्रैक करके दिखा रहा हूं। तो भाई यहां पे आ जाएगा प्रोविजन, क्योंकि अक्सर ये बनाने को देता है उसके मार्क्स दे देता है ना, तो प्रोविजन फॉर अभी नहीं मांगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मैं तो खाली आपको अभी ये दिखाना चाहता हूं कि ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट कितना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट कितना है। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट कितना है। तो भाई कैसे निकलेगा मैं तुम्हें बताता हूं, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है सर, 4140। बेटा मुझे बताओ इसके अंदर प्रॉफिट कितना शामिल है सर, 15%। तो कॉस्ट कितनी होगी 100%, प्रॉफिट कितना होगा 15%, तो ये वैल्यू बन रही है 115%। तो इसका 15% निकालो, एक्स कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 4140 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 115 इज इक्वल टू 540, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर प्रॉफिट कितना शामिल है
540 का प्रॉफिट शामिल है। ये रही इसकी वर्किंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि यार जो बैलेंस शीट है यानी कि जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर तुम्हारा प्रॉफिट कितना शामिल है, तो तुम बोलोगे सर ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री 5760 जिसमें 20% शामिल है प्रॉफिट, यानी कि टेक्निकली वर्किंग ये होगी 5760 बन जाएगा सर 120%, क्योंकि 20% प्रॉफिट शामिल है। और क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, जो टोटल है वो 5760 का 120% है, तो इसका 20% निकालो तो 20% कितना बन रहा है, x निकाल लेते हैं इसका, तो x निकालो 5760 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू 960, यानी कि इस साल अब तुम्हारा जो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। तो कितने से बढ़ गया, 960 माइनस 540, तो ये बढ़ गया तुम्हारा 420 से। तो ये 420 का तुम्हारा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो ये 420 का इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू इधर आनी चाहिए, यानी कि इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है वो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, यानी कि ये इतना है। तो हमने सिर्फ हम क्रैक कर रहे थे सवाल को कि यार इन डेप्थ जाके देखे ना कि ओपनिंग इन्वेंटरी में कितना प्रॉफिट है, क्लोजिंग इन्वेंटरी में कितना प्रॉफिट है। तो यानी कि क्लोजिंग इन्वेंटरी की टोटल वैल्यू में से 15% का प्रॉफिट था वो उसने सवाल में दिया हुआ था, और क्लोजिंग इन्वेंटरी में से 20% का प्रॉफिट है तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और दोनों में प्रॉफिट की वैल्यूज पता लग गई, और 420 का इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। ये इंक्रीज है। इंक्रीज कैसे है बेटा, पहले कितना था 540, अब कितना हो गया 960, तो बढ़ गया या कम हो गया, सर बढ़ गया। बेटा कितने से बढ़ गया, 420 से। ये इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, PUP करके मैंने यहां पे लिख दिया है। डन। खैर हम आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर, आप देखते हैं एग्जामिनर हमसे क्या मांगता है। एग्जामिनर बोलता है कैलकुलेट, ठीक है जी, क्या कैलकुलेट करके दूं तुम्हें, कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024, स्टार योर आंसर विद द ग्रॉस प्रॉफिट शोन इन पॉइंट नंबर 5। बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट से इनकम स्टेटमेंट बना के दे दो, तो वी विल स्टार्ट इनकम स्टेटमेंट। तो यहां पे हम बनाएंगे क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है तुम्हारा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ था 126620, तो यहां पे तुम लिखो 126620। इस ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने बताया था दो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, एक आप ऐड बैक कर देते हो किसको, फैक्ट्री प्रॉफिट को, तो यहां पे तुम लिखोगे ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट, ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट। और फैक्ट्री प्रॉफिट, क्योंकि मैं पीछे वर्किंग कर रहा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, तो मैं फैक्ट्री प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था, एंड द वैल्यू ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट वाज 24,000, यानी कि 24,000 की थी, तो यहां पे 24,000 पे ऐड बैक हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट था, तो जो तुम्हारा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट है वो यहां से आके लेस हो जाएगा, तो यहां पे हम करेंगे लेस इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विच इज 420 विल बी सबट्रैक्टेड। इसके अलावा बाकी के जो भी एक्सपेंसेस है उनको हम सीधा सीधा यहां पे स्ट्रेट अवे रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। तो भाई एक रेंट था, रेंट कितने का था, 12,000 रुपए का रेंट था, तो भाई रेंट अब आप लोग यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर ले, विच इज 12,000, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे आके हम लोग रेंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसके अलावा अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए, तो रेंट जो है वो एक एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर ही जाएगा, तो इसको डायरेक्टली इसी के अंदर ही ऐड कर लेंगे। इसके अलावा एक कैरेज आउटवर्ड्स है, ठीक है जी। तो आ जाए भाई इसकी टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई ये अदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर आप ऐड कर लो रेंट ऑफ 12,000, और इसके अंदर आप ऐड कर लो जो आपका कैरेज है 4,400 का। तो इसको ज़रा टोटल करके हम लोग निकालते हैं, तो ये बन रहा है 30,180 प्लस 12,000। अलग अलग चाहो तो अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक इटसेल्फ एक हेड होता है, ठीक है, तो इस हेड में ही सारे आने चाहिए ये वाले, ठीक है। और जो कैरेज है ना, इसको इधर इसमें ऐड करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, क्योंकि नीचे डिस्ट्रीब्यूशन भी दी हुई है हमें। तो ये 42180 बन रहा है, तो इसको 42180 रहने देते हैं, और कैरेज इनवर्ट्स को फिर नीचे ही लिखेंगे क्योंकि उसकी वो करेक्ट प्लेस है 42180, यानी कि जो कैरेज इनवर्ट्स है वो इधर आना चाहिए 4,400 का, ठीक है। तो पहले हम लोग ये एडमिन एक्सपेंसेस लिख लेते हैं, क्योंकि ये कंपनी की बैलेंस शीट है, तो यहां पे हम लिखेंगे लेस एडमिन एक्सपेंसेस, जिसकी हम पीछे वर्किंग कर चुके हैं 42180। फिर हम लिखेंगे लेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जिसकी हम पीछे वर्किंग करेंगे। और अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, 21,830 प्लस 4,400, तो ये मेरे पास आ रहा है 26
230 और इसके अलावा मेरे पास और तो कोई भी चीज़ नहीं है, तो इधर हम लोग इसको लिख लेते हैं कि भाई ये बन रहा है 26230, ठीक है। इससे हमारे पास पहले तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 126620 प्लस 24,000 माइनस 420 माइनस 42180 माइनस 26230 इज इक्वल टू 81790। और इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, लेस कर लेंगे फाइनेंस कॉस्ट को, तो फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट सवाल में दी हुई है ना, अभी देखी थी हम लोगों ने, यहाँ पे सबसे आखिर में दी हुई है फाइनेंस कॉस्ट 6100, तो ये 6100 की फाइनेंस कॉस्ट है। इसको ज़रा माइनस करते हैं, माइनस 6100 इज इक्वल टू 75690, ये मेरे पास आ रहा है। तो ये 75690 का मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर बन जाएगा। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने एक और काम ये भी कर लिया कि हम लोगों ने उसको प्रॉफिट फॉर द ईयर भी कैलकुलेट करके दे दिया एग्जामिनर को। नाउ वंस प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज बीन कैलकुलेटेड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब वो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ थ्योरी पार्ट, और मैंने बहुत सारा लिख दिया है इसके ऊपर, लेकिन चले आए बात करते हैं कि मैंने क्यों इतना सारा लिखा होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फैजान हैज बीन कॉन्टेक्टेड बाय अ न्यू कस्टमर हु विश टू प्लेस अ स्पेशल ऑर्डर। भाई कोई एक कस्टमर आया है और उन्होंने बोला है कि भाई हमें कोई एक स्पेशल ऑर्डर चाहिए। दिस ऑर्डर वुड इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 50%, और इस ऑर्डर से क्या होगा कि आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो 50% से बढ़ जाएगा। बट फैजान बिजनेस इज ऑलरेडी वर्किंग एट 90% ऑफ द कैपेसिटी। बोल रहा है 50% से सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन अभी भी आप क्या कर रहे हो, 90% की कैपेसिटी पे काम कर रहे हो ऑलमोस्ट, ठीक है। यानी कि आपके जो एक फैक्ट्री है उसके अंदर जितना काम हो सकता है उसमें से 90% ऑलरेडी ऑपरेशनल है फैक्ट्री, और वो चल रही है फैक्ट्री। तो अब ये नया आपके पास एक ऑर्डर आया है, स्पेशल ऑर्डर, और उससे आपकी सेल्स वॉल्यूम तो इंक्रीज होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है आप अपनी जो फैक्ट्री की कैपेसिटी है उससे एक्सीड तो नहीं कर सकोगे। तो फिर अब हमें इधर डिस्कस क्या करना था, हमें डिस्कस ये करना था, डिस्कस द फैक्टर्स फैजान शुड कंसिडर बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू द न्यू कस्टमर, सपोर्ट योर आंसर बाय कंसिडरिंग 2 वेज इन विच ही कुड फुलफिल द ऑर्डर। हमें 2 ऐसे तरीके भी बताने हैं साथ में बात करते हुए जिससे ये अपने ऑर्डर को फुलफिल कर सकता है। तो अब देखो मैंने किस तरीके से बात करी। मैंने बोला कि यार आ जाए बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला फैजान should consider whether the special order will be profitable by ensuring that the selling price covers all relevant cost and contributes towards profit। सबसे पहले तो हमने ये बोला कि भाई फैजान को सबसे पहली चीज तो ये देखनी चाहिए जो स्पेशल ऑर्डर आ रहा है क्या ये प्रॉफिटेबल ऑर्डर है भी या नहीं है, क्योंकि सबसे मेन चीज डिसीजन लेने के लिए तुम्हारे पास यही होगी कि यार प्रॉफिटेबल है या नहीं है, पहले ये करना। आगे आ जाओ। वंस वो जब ये देख लेता है, एक्सेप्टिंग द ऑर्डर में इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंड कुड लीड टू फ्यूचर रेगुलर कस्टमर्स इंप्रूविंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। और हमने ये बोला कि अगर ये ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे इसकी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्यूचर के अंदर जो इसकी कस्टमर बेस है वो फ्यूचर के अंदर और भी बढ़ जाएंगे, और इससे इसको प्रॉफिट्स होंगे। हाउएवर business is already operating at 90% capacity, so fulfilling a 50% increase in demand may require expansion। तो उसके लिए क्या होगा, उसको expansion की जरूरत पड़ेगी। One option is to increase production capacity by acquiring additional factory space and employing more workers। अब हमने क्या बोला, पहला तरीका तो ये है कि भाई इसको ये करना चाहिए, क्या कहते हैं, फैक्ट्री कैपेसिटी बढ़ाए, नए एसेट्स वगैरह खरीदे, नए वर्कर्स को हायर करें और काम करवाना शुरू कर दे। बट दिस वुड इंक्रीज फिक्स कॉस्ट एंड मे नॉट बी जस्टिफाइड इफ द ऑर्डर इज अ वन ऑफ। और अगर वो ये देखता है कि ये ऑर्डर एक ही बार का है तो मैं अपनी एक्सपेंशन करके क्या करूंगा, बाद में वो सारी चीज़ें मेरे पास आइडल पड़ी रहेंगी, मेरा एसेट भी खराब होता रहेगा और मेरी एक फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। Alternatively, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, Alternatively, फैजान could outsource production by purchasing goods instead of manufacturing them। हमने दूसरी ऑप्शन क्या दी, पहली ऑप्शन दी उसको कि पहली ऑप्शन ये है कि उसको फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ा लेनी चाहिए, दूसरी ऑप्शन ये है कि भाई उसको फैक्ट्री की कैपेसिटी ना बढ़ाए बल्कि ये जो स्पेशल प्रोडक्ट है ये बाहर कहीं से बनवा ले, ठीक है, खुद बनाने के बजाय। दिस वुड अवॉइड कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स, यानी कि जो अभी आपके पास कैपेसिटी कॉन्स्टेंट आया हुआ है वो भी अवॉइड हो जाएगा। बट
राइजेस कंसर्न्स अबाउट क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि जब आप बाहर से बनवा रहे हो तो फिर क्वालिटी और रिलायबिलिटी ऑफ सप्लायर आपको देखनी पड़ेगी। ओवरऑल फैजान शुड ओनली एक्सेप्ट द ऑर्डर इफ it generates sufficient profit and does not negatively affect existing operations और long term business stability। तो हमने आखिर में क्या बोला कि भाई अगर उसे लगता है उसे ये सिर्फ प्रोजेक्ट तब एक्सेप्ट करना चाहिए जब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो और उसके जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना आ रहा हो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आ रहा हो, तो फिर उसको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। अगर नेगेटिवली कोई इफेक्ट पड़ रहा हो तो फिर नहीं करनी चाहिए। तो अब तुम देखो ये पूरा एक बड़ा प्रॉपर आंसर करा हमने, शुरू में पहले डिस्कशन भी कर ली, फिर हमने दो तरीके भी बता दिए, या तो फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ा लो या आउटसोर्स कर दो, और फिर आखिर में हमने एक छोटी सी एडवाइस भी कर दी उसको, या रेकमेंडेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो भी हमने कर दी, और उसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा भाई अब हम जो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली रिलेट करता है पार्टनरशिप चेंजेस से। भाई अगर हम इस सवाल को देखें गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। बहुत लोग बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आके बाद में वीडियो खोल के भी देखेंगे कि यार इस वाले पार्ट में क्या था। तो बड़े गौर से सवाल को सुनिएगा। बोलता है ए एंड बी हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर सम ईयर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली आफ्टर अलाउइंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। देयर ईयर एंड वॉज 31st ऑफ दिसंबर। एक साथ में बहुत सारी बातें करती है। उसने बोला दो पार्टनर है, ठीक है जी, दोनों पार्टनर जो है बहुत सालों से काम कर रहे हैं या कुछ सालों से काम कर रहे हैं, जो इनके प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो इक्वली शेयर करते हैं, जिसके ऊपर ये पहले अपना 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, और इनका जो ईयर एंड होता है वो 31st ऑफ दिसंबर को होता है। ये इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने दी और आगे बढ़ गया। अच्छा भाई अब वो बोलता है ऑन 1 जुलाई 2024 दे एडमिटेड समी एज अ पार्टनर। अच्छा अब अगर तुम देखो तो इनका ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, तो इसका मतलब 1 जुलाई को जब ये समी एडमिट हो रहा है तो इसका मतलब ये मिड ऑफ द ईयर के अंदर एडमिट हो रहा है, यानी कि 1 ऑफ जुलाई में एडमिट हो रहा है। इसका मतलब याद करें पार्टनरशिप चेंजेस के अंदर हम प्री चेंज और पोस्ट चेंज वाला काम करते थे। तो जब भी पार्टनरशिप में कोई चेंज ड्यूरिंग द ईयर आता है तो हम फिर स्टेटमेंट्स को ब्रेक कर देते हैं दो हिस्सों में, प्री चेंज में और पोस्ट चेंज के अंदर। तो इधर भी ऐसा ही हो रहा है कि वो पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर आए। अगर ये ईयर एंड पे आता या ईयर के शुरू में आता फिर तो प्री चेंज पोस्ट चेंज नहीं करते हम। अब आगे वो बोलता है द नॉन करेंट एसेट्स वर वैल्यूड ऑन दिस डेट, और उस दिन कुछ नॉन करेंट एसेट वैल्यू हुए थे उसी दिन। यानी कि अब ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके एसेट्स रीवैल्यूड हो गए। रीवैल्यूड होने का मतलब टेक्निकली याद रखिएगा जब भी एसेट रीवैल्यू हो जाता है तो फिर जो उसकी डेप्रिसिएशन होती है वो भी थोड़े अलग तरीके से लगना शुरू हो जाती है उसके ऊपर आफ्टर रीवैल्यूएशन। बोलता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अनचेंज, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आज भी कितना है 10% है। लेकिन अब इन्होंने सवाल के अंदर ये अभी तक नहीं बताया कहीं पे भी कि भाई इनका जो समी का जो आने के बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अब कितना है। पहले तो इक्वली था, पहले तो प्रॉफिट्स बराबर बांटते थे, लेकिन अब कितना बांटेंगे समी के आने के बाद ये भी बात अभी तक उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। द कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024, ये दिसंबर 2024 यानी कि समी की एंट्री होने के बाद जो आपका क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस बना वो ये बना। तो अगर तुम यहां पे आगे देखो तो ये रहा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। अब इस कैपिटल अकाउंट को अगर तुम देखो तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों आ गए, एस यानी कि इनके बीडी बैलेंसेस 2 के और इसकी इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब समी जो पैसे लाया वो कितने पैसे लाया 50,000 लाया। इन्होंने फिर गुडविल को अराइज करा होगा बिजनेस के अंदर, ठीक है, क्रिएट करा होगा गुडविल को, वो बनी थी इनकी 30,000 रुपये की, दोनों ने आधी आधी बांट ली ए और बी ने। रीवैल्यूएशन का गेन हुआ है, अगर तुम नोटिस करो तो 13,000 रुपये का रीवैल्यूएशन का गेन हुआ है, यानी कि कोई एसेट इनका वो इन्होंने क्या किया था, सिर्फ नॉन करेंट एसेट ही रीवैल्यू हुए थे ना, तो यानी कि टेक्निकली इनका नॉन करेंट एसेट है एक, वो रीवैल्यू हुआ है। और वो रीवैल्यू अगर हुआ है तो टोटल कितने का हुआ है 26,000 से रीवैल्यू हुआ है। और ये 26,000 से अपवर्ड रीवैल्यू हुआ है या डाउनवर्ड रीवैल्यू हुआ है, अगर मैं तुम्हें इस टी अकाउंट को देख के बताऊं। देखो ये टी अकाउंट्स को समझना, इन टी अकाउंट्स को क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये इतनी सिंपल नहीं है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। देखो सबसे पहले उसने बोला कि सिर्फ नॉन करेंट एसेट रीवैल्यू हुए और रीवैल्यूएशन गेन नजर आ रहा है हमें कितने का 26,000 रुपए का टोटल मिला के। तो इसका मतलब कोई ऐसा नॉन करेंट एसेट होगा जो अब 26,000 रुपए का हो गया है, यानी कि 26,000 रुपए से इंक्रीज हो गया है। 26,000 का हो गया, मैं गलत बोल रहा हूं, 26,000 रुपए से इंक्रीज हो गया है। डन। फिर उसके बाद यहां पे अगर तुम आगे देखो तो गुडविल गिवन है। अच्छा अब ये गुडविल के अंदर ना सिर्फ गुडविल ही नहीं गिवन, बल्कि गुडविल की अंदर और भी कुछ
डेप्थ बातें हैं। अगर तुम यहां पे नोटिस करो तो इसने ये बोला कि जब डेबिट साइड पे गुडविल लिखी हुई होती है तो हमें ये बात पता है कि यार इसका मतलब क्या है कि गुडविल क्या हो रही है, राइट ऑफ हो रही है। यहां इन्होंने गुडविल क्रिएट करी, और जब भी गुडविल क्रिएट होती है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होते हैं वो आपको अगर याद हो तो यहां पे इस्तेमाल होते हैं OPSR, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम OPSR कहते हैं पढ़ते हुए। और जब राइट ऑफ की जाती है गुडविल तो फिर ये कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होते हैं, ये होते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, यानी कि NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। दीज नीड्स टू बी वेरी 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 क्लियर, और इसकी बहुत डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से हमें नजर आ रहा है कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो अगर हम यहां पे देखें तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रहा है 2:2:1। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर तुम इसको वो कर लो, क्या कहते हैं, अपना सिंप्लीफिकेशन कर लो इसकी, तो रेशो क्या निकल के आएगा 2:2:1, यानी कि ये क्या है 2:2:1 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अब ये सवाल जब बना रहा है तो एग्जामिनर सबके लिए बना रहा है, तो किसी की भी काफ से कच्ची तो नहीं होगी इसके अंदर। तो अब हर बच्चे को ये टी अकाउंट्स को समझना पड़ेगा, इन टी अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो एग्जामिनर ना, उसका बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्जामिनर का कोई जेंडर प्रेफरेंस नहीं होता है, ठीक है। वो ही, शी, दे, देम, धड़म ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो सबके मार्क्स काटेगा। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये है कि भाई आप सब लोगों ने इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। तो यहां पे एक गुडविल के अंदर उसने एक बात छुपाई हुई थी जो हमने यहीं से ही बाहर निकाल ली कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब आगे आ जाए सर। अगली चीज वो बोलता है कि भाई BD बैलेंस सीडीज, तो ये इनके कौन से बैलेंसेज है, ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए, ठीक है। 76, 56 और 44, यानी कि ये इनके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। अब अगर आप देखें आगे तो बोलता है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज आल्सो अवेलेबल। अब कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। सबसे पहली चीज वो आपको बोलता है रेवेन्यू फॉर द ईयर वाज 366,000, यानी कि इस साल का जो तुम्हारा रेवेन्यू था, जो तुम्हारी टोटल सेल्स थी, वो 366,000 की थी। हमने बोला ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है प्री चेंज और पोस्ट चेंज हमें करना पड़ेगा बाद में जाके, तो हमें फर्स्ट 6 मंथ्स की सेल्स अलग निकालनी पड़ेंगी इसमें से ब्रेक डाउन करके, और लास्ट 6 मंथ्स की अलग। अगर तो वो ये बोल देता है कि सेल्स थ्रू आउट द ईयर इवनली हुई है तो हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, लेकिन इसने यहां पे बात घुमा दी। इसने बोला सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स वर 20% हायर इन लास्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि बोल रहा है कि आखिर के जो 6 महीने थे, यानी कि समी की एंट्री होने के बाद आपकी जो सेल्स वॉल्यूम थे, यानी कि जो यूनिट्स थे, वो 20% से बढ़ गए लास्ट 6 महीनों में। द सेलिंग प्राइस वॉज 75 पर यूनिट इन द फर्स्ट 6 मंथ्स एंड 90 इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो अब उसने क्या बोला, उसने बोला फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो तुम्हारी सेलिंग प्राइस थी वो 75 थी, और लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो तुम्हारी सेलिंग प्राइस है वो 90 है। अब प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ इन कैलकुलेशन से हम कभी भी अपनी जिंदगी में ये तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते कि भाई इनके सेल्स के यूनिट्स कितने थे। इन कैलकुलेशन से सेल्स की यूनिट बोल रहा हूं, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली कि फर्स्ट 6 मंथ्स की सेल्स कितनी थी और लास्ट 6 मंथ्स की सेल कितनी थी। यहां से हम ये जरूर निकाल लेंगे बाद में कि कितने यूनिट्स फर्स्ट 6 मंथ में बिके और कितने यूनिट लास्ट 6 मंथ में मिले और फिर बिके, और फिर हम फर्स्ट 6 मंथ के यूनिट को फर्स्ट 6 मंथ की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट 6 मंथ के यूनिट्स को लास्ट 6 मंथ की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम सेल्स को 2 पोर्शन में तोड़ पाएंगे। आगे वो बोलता है नंबर 2, परचेज प्राइस हैड इंक्रीज ऑन 1 जुलाई 2024। बोल रहा है परचेज प्राइस बढ़ गई है 1 जुलाई 2024 से, बट द पार्टनर अचीव अ यूनिफॉर्म मार्कअप ऑफ 50% थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था, जो वो कॉस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट रखते थे, वो 50% ही रखा उन्होंने पूरे साल। नंबर 3, A summary of wages and salaries account showed the following। अब आपको एक समरी बना के दे रहा है wages and salaries अकाउंट का। अगेन ये टी अकाउंट है। अच्छा, wages and salaries अकाउंट अगर आप नोटिस करें तो ये एक एक्सपेंस का अकाउंट हो गया, एक्सपेंस का अकाउंट है ना। अब अगर तुम नोटिस करो तो यहां पे बीडी बैलेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा है, तो भाई अगर तुम नोटिस करो तो ये होगा, क्योंकि हम लोग जब भी एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं तो हम निमोनिक यूज करते हैं PAAP। तो बेसिकली ये क्या है, ये अक्रूड है, यानी कि साल के शुरू में तुम्हारे पास जो अक्रूड वेजेस थी वो कितनी थी, 900 की थी। तुमने इस साल पूरे साल जो इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर किया वो 35,500 ट्रांसफर किया, जिसकी पेमेंट्स 2 बार हुई, एक फर्स्ट 6 मंथ में पेमेंट हुई 16,600 और एक लास्ट 6 मंथ में पेमेंट हुई 17,100, और फिर बैलेंस सीडी आ गया तुम्हारे पास 700 का। अब ये जो तुम्हारे पास बैलेंस सीडी आ रहा है ये भी क्या बता रहा है तुम्हें, अक्रूड बता रहा है कि यानी कि दिसंबर में तुम्हारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस था वो कितना था, 700 का अक्रूड था, PAA और P उसकी बेसिस के ऊपर। अच्छा जी, अब हम लोगों ने आगे देखा तो आगे वो बोलता है द वेजेस ऑन 1 जुलाई 2024 अमाउंटिंग टू 400, यानी कि अक्रूड वेजेस
ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को उसने बता दिया कि 1 जुलाई को तुम्हारी अक्रूड वेजेस कितनी थी, 400 की थी। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, बट अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जब मैं वर्किंग पे जाऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा। आगे आ जाए नंबर 4, रेंट वॉज 1000 पर मंथ अंटिल अप्रैल 2024। अप्रैल तक रेंट रहा आपका 1000 पर मंथ, और उसके बाद फिर वो 1100 पर मंथ हो गया अप्रैल के बाद से। ठीक है जी, तो रेंट फर्स्ट 3 मंथ्स अलग है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फर्स्ट 4 मंथ अलग है और बाकी के मंथ्स में अलग है। बोलता है ऑल नॉन करंट एसेट्स वर डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट एट जनवरी 2024 वाज 84,000 एंड द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 13800। यानी कि उसने दोनों चीजें आपको बता दी यहाँ पे कि भाई क्या क्या हुआ है कि आपका जो एसेट है वो 10% एसएलएम से डेप्रिशिएट होता है, और उसकी 1 जनवरी यानी कि ओपनिंग डेट पे 84,000 की कॉस्ट थी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13,800 की थी। अब वो आगे बोलता है अदर एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली अक्रॉस द ईयर। अब बोलता है बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इवनली अक्रॉस द ईयर हुए हैं। द टोटल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 85,100, और आपको बोल रहा है कि जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो 85,100 के हैं। टोटल एक्सपेंसेस सारे एक्सपेंसेस मिला लो इसके अंदर, ठीक है, टोटल याद रखिएगा, टोटल आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जामिनर की चाहत क्या है। एग्जामिनर चाहता यह है हमसे कि भाई नंबर ए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर ईच 6 मंथ पीरियड एंड द प्रॉफिट complete the following table to calculate the profit for each 6 month period and the profit for the year ended December 2024। ठीक है, बोल रहा है पहले 6 महीने का भी प्रॉफिट निकाल के दिखाओ और लास्ट 6 मंथ्स का भी प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो अब देखो उसने ऑलरेडी तुम्हें ब्रेक डाउन कर दिया। दिस इज प्री चेंज, यानी कि पार्टनरशिप में चेंज आने से पहले ये 6 महीने और पार्टनरशिप में चेंज आने के बाद बाकी के ये 6 महीने। नाउ वी विल स्टार्ट विद सेल्स फर्स्ट। अब हमें चाहिए सेल्स। अब हमें यह मालूम करना है कि फर्स्ट 6 मंथ्स की सेल्स कितनी है और लास्ट 6 मंथ्स की सेल्स कितनी है। अब अगर हम यहां पे आगे देखें तो सेल्स के बारे में अगर हम यहां पे आगे देखें तो हमारे पास जो सेल्स हैं, सेल्स के बारे में जो एडजस्टमेंट है वो खाली एक एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 1। अब इस एडजस्टमेंट 1 को हमें बहुत डेप्थ में देखना पड़ेगा। उसने बोला है कि टोटल सेल्स कितनी हुई है तुम्हारी, टोटल सेल्स हुई है तुम्हारी 366,000। ठीक है, 3,66,000 की तुम्हारी सेल्स है। बोलता है सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स के अंदर वो बोल रहा है कि वर 20% हायर इन द लास्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि आखिर के 6 महीनों में सेल्स के जो यूनिट्स थे वो 20% से बढ़ गए थे। द सेलिंग प्राइस वॉज 65 इन फर्स्ट 6 मंथ्स, तो पहले 6 मंथ में 75 थी और फिर 90 हो गई लास्ट 6 मंथ्स के अंदर। अब मैंने क्या करना है, सेल्स को ब्रेक डाउन करना है 2 प्रोपोर्शन में। सबसे पहली चीज, अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यह पता है कि तुम्हारे यूनिट्स कितने हैं? नहीं सर, हमें यूनिट्स तो नहीं पता कि हमने कितने सेल किए हैं। तो आओ पहले यूनिट्स कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जैसे ही तुम्हें यूनिट्स पता लग जाएंगे वैसे ही सारा गेम इजी हो जाएगा इसका। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। मुझे ये तो नहीं पता कि यार हमने कितने यूनिट्स बेचे, लेकिन मुझे ये पता था इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ ट्रेडिंग जो हमारी सेलिंग प्राइस थी दैट वाज 75। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे 75 इंटू एक्स, क्लियर, प्लस इक्वेशन बना रहा हूं, प्लस फिर उसके बाद उसने बोला कि बाकी के जो नेक्स्ट 6 मंथ्स थे उसके अंदर जो तुम्हारा यूनिट्स थे, यानी कि जो तुम्हारा एक्स था वो बढ़ गया था कितने से, 20% से। तो इसका मतलब अब मैं बोलूंगा कि अब हमारी जो सेलिंग प्राइस थी लास्ट 6 मंथ्स में वो हो चुकी थी 90 की। तो यहां मैं लिखूंगा 90 मल्टीप्लाई बाय, अब x बढ़ गया है, और x कितने से बढ़ गया है, x बढ़ गया है क्या कहते हैं 20% से बढ़ा था, हाँ 20% से बढ़ा था। तो इसको हम बोलेंगे 1.2x इज इक्वल टू 20% से बढ़ गया ना, तो 1.2x 20% से बढ़ गया। तो ये टोटल सेल्स कितनी बन रही है, 366,000 की बन रही है। आए पहले हम x कैलकुलेट करके देखते हैं कि x कितना है। ठीक है, तो भाई ये बन जाएगा 75x प्लस 90 इंटू 1.2 108x इज इक्वल टू 366,000। अब इसको टोटल कर लेते हैं तो 108 प्लस 75 कितना होता है, 183 होता है। तो x इज इक्वल टू 366,000 डिवाइडेड बाय 183। किससे डिवाइड कर देंगे, 183 से। तो आ जाएं कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 366,000 इंटू 183 इंटू 183, देखो कैसी अजीब सी बात करी मैंने, डिवाइड बाय 183, 2000 आंसर आ रहा है। इसका मतलब x कितना था, 2000 था। x इज इक्वल टू
2000, यानी कि आपके जो एक्स यूनिट थे वो कितने थे? 2000 थे। तो अब आओ, अब आके आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में तुम्हारे जो यूनिट्स थे वो थे तुम्हारे 2000। तो लास्ट 6 मंथ्स में कितने यूनिट्स होंगे? लास्ट 6 मंथ्स सर आपके जो यूनिट्स थे, इधर मंथ्स की स्पेलिंग सीखनी पड़ेगी मुझे। तो अब लास्ट 6 मंथ्स में यूनिट कितने से बढ़ गए थे? सर 20% से बढ़ गए थे। तो 2000 का 120% निकाल लो, राइट? 2400 यूनिट्स, यानी कि यहां पे कितने यूनिट्स हो गए होंगे? 2400 यूनिट्स। फर्स्ट 6 मंथ्स में तो यूनिट बेचते थे, हर एक यूनिट कितने का बेचते थे? 75 का। लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो हर एक यूनिट बेचा वो कितने का बेचा? 90 का। तो यहां से फर्स्ट 6 मंथ्स की सेल्स पता लग जाएंगी और यहां से लास्ट 6 मंथ्स की सेल्स पता लग जाएंगी। ये बहुत लोग आएंगे एडजस्टमेंट को देखने के लिए, लेकिन इधर देखें 2000 इंटू 75, तो ये मेरे पास आ गया 1.5 लाख, यानी कि यहां पे जो मेरी सेल्स बन रही हैं फर्स्ट 6 मंथ्स की वो तो 1.5 लाख बन रही हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग आगे आ जाएं तो ये बन जाएंगी 2400 इंटू 90, तो ये बन जाएगा आपका 2,16,000 की सेल्स यहां पे आ जाएंगी 216,000। क्लियर? अब हमें क्योंकि प्री चेंज पोस्ट चेंज बनाना था तो यहां पे हम लोग आएंगे और यहां पे आके हम सेल्स को बुक करेंगे। तो हम सेल्स यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। पहले 6 मंथ्स की सेल्स की हमने पीछे वर्किंग सारी कर ली है, तो यहां मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं। इधर आ जाएगा 150,000 और इधर आ जाएगा 216,000 आ रहा है कैलकुलेटर पे, और इन दोनों को अगर तुम प्लस करो तो ये बनेगा वही 366,000, यानी कि 3,66,000 की सेल्स को हमने क्या किया? 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया। क्लियर? अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ गेम यह है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली सवाल में निकल नहीं सकती, लेकिन सवाल में एग्जामिनर ने हमें एक चीज दी हुई थी, मैं बार बार इधर चला जाता हूं, एग्जामिनर ने हमें एक चीज दी हुई थी कि आपका जो मार्कअप है वो 50% है और हम लोग सेल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मार्कअप तो सेल्स पे नहीं लग सकता, इसलिए हम क्या करेंगे? मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरे पास सेल्स आई नहीं है, इसको मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 150, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 50 अपॉन 150 करूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट्स ऑफ बोथ द पीरियड्स। सो 150,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 50,000। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ गया? 50,000 आ गया। और यहाँ का भी निकाल लेते हैं, तो 216,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 72,000। ये 150 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने मार्कअप को किस में कन्वर्ट कर दिया? मार्जिन में। एड न्यूमरेटर टू द डिनोमिनेटर, तो ये आ रहा है 75 नहीं 72 आ रहा है ये, ठीक है? 72,000। तो यहां पे आगे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कहते हैं, पहला जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 50,000, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो जाएगी? सर 1 लाख हो जाएगी। और इसी तरीके से ये कितना आ रहा है? 72,000 आ रहा है, और 72,000 प्लस 50,000, तो ये कितना बन गया? टोटल 122,000 का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट बन गया, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगी 1 लाख की कॉस्ट ऑफ सेल्स, और यहाँ आ जाएगी तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स 216 माइनस 72 इज इक्वल टू 144। तो ये 144,000 की तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, और 144 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 244, तो 244 की टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ गई तुम्हारे पास। क्लियर? पहले यहां तक आपको ये सारी बातें, क्योंकि ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहां पे करी, तो अक्सर बच्चों को ये मसला बस होता है कि इक्वेशन एक दफा बनाने बस उनको समझ आ जाए। तो यहां पे मैंने सिर्फ x लिया, लेकिन लास्ट 6 मंथ में मैंने 1.2x लिया। क्यों? क्योंकि जो भी मेरा x था वो 120% से बढ़ गया था लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, देख रहे हो? 2400 हो गया था वो। तो ये हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन वगैरह करके सारी चीजें करी, उसके बाद तो मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करके ग्रॉस प्रॉफिट्स निकाल लिए। नाउ अब अगर हम सवाल के अंदर आगे बढ़ें तो सवाल के अंदर आगे वो हमसे बोलता है कि भैया अब आप लोगों ने करना क्या है? अब आप लोगों ने वेजेस एंड सैलरीज की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है। नाउ दिस इज अगेन द इंटरेस्टिंग पार्ट, द कैलकुलेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो वेजेस एंड सैलरीज को भी तुमने क्या करना है? 2 पीरियड्स में डिवाइड करना है, प्री चेंज में और पोस्ट चेंज में। प्री चेंज किसको बोल रहा हूं? समी के आने से पहले, और पोस्ट चेंज किसको बोल रहा हूं? समी के आने के बाद। अब अगर मैं तुम्हें यहां पे बोलूं तो यार देखो, तुम्हें यहां पे वेजेस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं ये वाली जो वर्किंग है ना, इसको यहां से उठा लेता हूं, ठीक है? और इसको हम करते हैं कट, और इसको वर्किंग वाले सेक्शन में ले जाके पेस्ट कर देते हैं, ताकि कल को बच्चों को अगर देखना भी हो तो यहां से देख लेंगे। वो थोड़ा खूबसूरत भी कर देते हैं ताकि बच्चों को लगे वाह यार सब अंदर अंदर लिखा हुआ है सर ने, लेकिन हमने तो बहुत ही गंदा संदा उधर करा था, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया लाके। अच्छा जी, अब आ जाए वेजेस के बारे में बात करते हैं। देखो वेजेस भी आप 2 टी अकाउंट्स बनाएंगे वेजेस के, हैं 2 टी अकाउंट्स, ये कैसी बात कर रहे हैं सर? अब सुने मेरी बात बड़े गौर से, वेजेस के 2 टी अकाउंट बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्री चेंज बनेगा और एक पोस्ट चेंज बनेगा। अब
प्री चेंज मतलब चेंज होने से पहले वेजेस का खर्चा कितना था, और पोस्ट चेंज यानी कि चेंज होने के बाद वेजेस का खर्चा कितना है। तो हम यहाँ पे जो अकाउंट बना रहे हैं वेजेस एंड सैलरीज का अकाउंट है, तो ये एक्सपेंस का अकाउंट है, तो ये बनेगा PAAP की बेसिस पे, और यहाँ पे भी कितना बनेगा वेजेस का अकाउंट PAAP की बेसिस के ऊपर, राइट। अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो साल के शुरू में सबसे पहली चीज अगर आप देखें, अच्छा याद रखिएगा ये फर्स्ट 6 मंथ्स का बनेगा फर्स्ट 6 मंथ्स का बनेगा यहां पे, और ये बनेगा लास्ट 6 मंथ्स का। ठीक हो गया, ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। तो ये फर्स्ट 6 मंथ्स एंड लास्ट 6 मंथ्स। नाउ इफ यू सी, तो यहां पे हमें नजर आता है कि यार ओपनिंग जो हमारा बैलेंस था वो कितना था, वो 900 का ये बैलेंस था, BD बैलेंस। तो ये ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी का बैलेंस BD। उसने खुद बोला हुआ था कि जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस, और जुलाई पूरे 6 मंथ्स हो गए ना आपके, तो यानी कि 30 जून का भी बैलेंस यही होगा। तो 30 जून का आपका जो बैलेंस था वो क्या था, वेजेस अक्रूड थी। तो अक्रूड का मतलब क्या है, पाप। तो यहां पे क्या लिखोगे, PAA। तो अक्रूड कितना है तुम्हारा, सवाल के अंदर दिया हुआ है 400 का, तो यहां पे तुम लिखोगे बैलेंस CD 400। बात समझ रहे सर, ये बैलेंस शीट क्यों नहीं लिखेंगे, वजह क्या है बेटा, ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर का है, लास्ट 6 मंथ्स के बाद का बैलेंस शीट है, तो इसलिए यहां पे नहीं लिखोगे। अब मुझे बताओ फर्स्ट 6 मंथ्स तुमने बैंक से कितना पे किया, ये तो सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन है, बड़ा सीधा करा हुआ है उसने। फर्स्ट 6 मंथ्स जो तुमने पेमेंट करी है वो कितनी करी है, 16600। तो यहां पे तुम आगे लिख दोगे 16600, और यहां से तुम्हें फर्स्ट 6 मंथ्स का इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस पता लग जाएगा वेजेस का। सो लेट्स कैलकुलेट 16600 प्लस 400 माइनस 900 is equal to 16100। तो यहां पे तुम्हारे पास आ जाएगा 16100। ये तुम्हारे पास फर्स्ट 6 मंथ्स का वेजेस एक्सपेंस आ गया। नाउ in order to calculate the wages expense for the last 6 months what you will do, जो तुम्हारा यहां क्लोजिंग बैलेंस है जुलाई का, ये यहां जून का, ये फर्स्ट जुलाई का क्या बन जाएगा, BD बैलेंस बन जाएगा, यानी कि बैलेंस BD लिखोगे यहां पे कितना 400। और दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, 700 है, तो बैलेंस CD कितना आ जाएगा 700। और यहां पे तुम क्या लिखोगे, बैंक की फिगर, बैंक से तुमने कितना पे किया वेजेस, तुमने पे किया 17100, तो यहां लिखोगे तुम 17100, और यहां से तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट में लास्ट 6 मंथ्स के अंदर वेजेस का खर्चा कितना जाएगा। तो 17100 प्लस 700 माइनस 400 इज इक्वल टू 17400, यानी कि 17400 का तुम्हारा लास्ट 6 मंथ्स का वेजेस एक्सपेंस होगा। अब इस वेजेस एक्सपेंस की हम लोगों ने वर्किंग यहां पे सारी कर ली है, वर्किंग में यहां लिखी छोड़ रहा हूं, बट इसकी आप वैल्यूज को पुट करते हैं। तो 16100 फर्स्ट 6 मंथ्स, तो यहां पे आते हैं, यहां पे आके आग बंद करके लिखते हैं 16100, 16100 फर्स्ट 6 मंथ्स का खर्चा है। और लास्ट 6 मंथ्स का खर्चा कितना है, तो लास्ट 6 मंथ्स का खर्चा बन रहा है 17400। आपको मजे की बात बताऊं, इनका जरा टोटल करो और देखो तुम्हारा आंसर कंफर्म भी होगा। 17400 प्लस 16100 इज इक्वल टू 35500। और अब तुम देखना वेजेस के टी अकाउंट में टोटल एक्सपेंस कितने का दिया हुआ है, जो कि इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हुआ था 33500। तो वो 33000 पूरा 500 तुमने डिवाइड कर दिया 2 मंथ्स के अंदर। बट दिस इज समथिंग कि आपने टी अकाउंट को भी 2 हिस्सों के अंदर ब्रेक किया पहले, क्योंकि प्री चेंज और पोस्ट चेंज के अंदर जब वो A2 लेवल पे आके पूछता है, ये पहले ये चैप्टर किसी जमाने में AS में होता था तो बच्चों वाले सवाल आते थे। आज देखो वही पार्टनरशिप चेंजेस का सवाल, लेकिन कितनी डेप्थ में घुस गया। लेकिन जिस बच्चे के सिर्फ कॉन्सेप्ट सीधे होंगे तो उसे बात सिर्फ सुन के एक ही दफा में समझ आ जाएगी कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होता है, तो एग्जामिनर कहां तक किस हद तक जाता है। सो ये आपने देखा उसकी एक हद थी, और वो हम लोगों ने वो हद भी पार कर लिया, वो अगली बार पता नहीं वो क्या करेगा। खैर अब आ जाते हैं रेंट के ऊपर। रेंट बड़ी सिंपल सी बात है। रेंट के बारे में उसने क्या बोला हुआ था कि भाई जो तुम्हारा रेंट है वो फर्स्ट 4 मंथ्स जो है तुम्हारा वो था 1000 रुपए, और फिर लास्ट के जो भी महीने बनते हैं 12 में से 4 माइनस करो 8 महीने, तो वो कितना बनता है 1100। लेकिन हमें तो फर्स्ट 6 मंथ्स का रेंट और लास्ट 6 मंथ्स का रेंट निकालना है। तो अगर हम फर्स्ट 6 मंथ्स का रेंट निकालें, फर्स्ट 6 मंथ का रेंट निकालें, तो भाई आप मुझे बताओ फर्स्ट 6 मंथ के अंदर पहले कितने महीने 1000 रुपए रेंट रहा सर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने। तो बेटा 1000 इंटू 4 करो तो कितना बन गया 4000। अब ये 4000 रुपए 6 महीने का नहीं है, सिर्फ 4 महीने का है। फिर उसके बाद बाकी के 2 महीने तुम्हारा रेंट जो था वो कितना हो गया था, 1000 से बढ़ के 1100 हो गया था। तो बाकी के 2 महीने तुम्हारा कितना रहा रेंट, 1100 इंटू 2 करो कितना बनता है भैया, ये 1100 इंटू 2 22 प्लस 2 कर रहा हूं मैं, मुझे माफ करें आप लोग, इंटू 2 इज इक्वल टू 2200। इसका मतलब ये हो गया दिस इज द रेंट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, यानी कि पहले 6 महीने का जो तुम्हारा रेंट आ रहा है वो ये आ रहा है 2200 है। मैंने इधर 2000 लिखा है जज्बात में, 2200। ठीक है।
अब हम निकालते हैं रेंट फॉर लास्ट 6 मंथ्स। अब हम क्या करेंगे, लास्ट 6 मंथ्स का रेंट निकालेंगे, लास्ट 6 मंथ्स। अब लास्ट 6 मंथ्स के अंदर रेंट है कितना, हर महीने 1100 है। 1100 को मल्टीप्लाई कर लोगे कितने से, 6 मंथ से, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1100 इंटू 6, 6600। 6 का टेबल, वो 6 बोलो 11 का टेबल किसको याद नहीं होता, मुझे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास लास्ट 6 मंथ्स का रेंट। तो हमने रेंट को भी क्या करा, 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। सर यहां पे आपने इधर 2 ऐसे क्यों करा, बेटा क्योंकि पहले 4 महीने 1000 का रेंट था, बाकी के 2 महीने वो बढ़ के 1100 हो गया था। तो यहां पे आ गया आपका 6200 और यहां पे 6600। तो यहां पे हम आगे रेंट लिखेंगे 6200 और यहां पे आके आपका रेंट हो जाएगा 6600। 666 नहीं होता 6600 में, 6600 होता है। तो 6600 प्लस 6200 इज इक्वल टू, टोटल बन गया तुम्हारा 12800 का रेंटल। ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद अब हम लोग आगे आते हैं, तो अब हमें बोलता है कि भाई डेप्रिसिएशन भी तो है, वो कौन निकालेगा। हमने बोला ठीक है हम निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट को जरा समझिएगा। देखिए आपके पास नया पार्टनर कब आया है, अब ये ना ये एक ऐसी बारीक सी वारदात आपके एग्जामिनर ने डाली जो पकड़ना पेपर के टाइम पे बच्चे के लिए उसको बहुत स्ट्रांग असाब, और उसकी कंपनी अकाउंट्स बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके अंदर जो एसेट्स की कैलकुलेशन और रिवैल्यूएशन वाला सारा काम है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं होगा वो फिर यहाँ पे फंस जाएगा आगे दोबारा से। अब अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने ये बोला कि भाई देखो फर्स्ट 6 मंथ्स तो कोई टेंशन नहीं है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। पहले एसेट की कॉस्ट यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स। ये तो मसला है ही नहीं, फर्स्ट 6 मंथ आपको 1 मार्क तो वैसे ही मिल जाएगा। तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। अब ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, लेकिन तुम्हें 6 मंथ्स की चाहिए, तो 6 डिवाइड बाय 12। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा भाई 84,000 का 10% डिवाइड बाय 2 कर लें तो ये बन रहा है 4200, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, 4200 आ रही है। लेकिन अब लास्ट 6 मंथ्स में क्या होगा, टेक्निकली आपने ये समझना है ना कि अब लास्ट 6 मंथ्स में क्या होगा। तो तुम अगर नोटिस करो तो तुम्हारा एक एसेट था जो कि 84,000 का था, और अब उस एसेट के साथ क्या हुआ, उस एसेट को पहले आप लोग उसकी नेट बुक वैल्यू निकालें। उसकी नेट बुक वैल्यू कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूं। पहले 84,000 का एसेट था, उसमें से आप माइनस कर दो 13,800, और फिर आपने इस 6 मंथ्स की भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दो क्योंकि ये भी 6 महीने गुजर चुके हैं एसेट को। तो अभी आप उसकी निकालो इस वक्त की फ्रेश नेटबुक वैल्यू कि उसकी फ्रेश नेटबुक वैल्यू कितनी बन रही है। तो उसकी फ्रेश करंटली ऑन 1 जुलाई 2024 को जो नेटबुक वैल्यू बन रही होगी वो 84,000 में से पहले तो ओपनिंग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं 13,800, और बाकी के 6 महीने जो गुजर गए उसकी भी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं 4,200। तो उसकी नेटबुक वैल्यू बन रही है 66,000। लेकिन फिर आपका एसेट रीवैल्यू हो गया था, बढ़ गया था, और अगर तुम देखो तो कितने से बढ़ा था, वो बढ़ा था 26,000 से। कितने से बढ़ा था बेटा जी, 26,000 से। तो इसके अंदर तुम कितना ऐड कर लोगे, 26,000। तो अब उसकी नई नेटबुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि अब उसकी करंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी आ जाएगी, 26,000 इसके अंदर ऐड कर लें तो ये बन रहा है 92,000। कितना बन रहा है, 92,000। और फिर 92,000 पे आप 10% लगाएंगे और उसको फिर अगेन 6 महीने के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो ये डेप्रिसिएशन आपके पास आएगी 92,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4600। तो लास्ट 6 मंथ्स की जो डेप्रिसिएशन है वो ऐसे निकलनी है। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया। सबसे पहले मैंने बोला यार ठीक है एसेट 6 महीने डेप्रिशिएट होने के बाद फिर रीवैल्यू हो गया, तो अब 6 महीने उसको गुजर चुके थे तो उसके बाद उसकी नेटबुक वैल्यू बची कितनी होगी। तो पहले 84,000 की कॉस्ट थी, 13,800 का तो पहली जनवरी को ही डेप्रिशिएट हुआ था। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में वो 4200 का मजीद डेप्रिशिएट हो गया, तो उसने अपनी नेटबुक वैल्यू लीव कितनी करी थी, जब समय आ रहा था उस टाइम पे उस एसेट की नेटबुक वैल्यू कितनी थी 66,000, और 66,000 वाला एसेट 26,000 रुपए से बढ़ गया। तो उसके अंदर वो ऐड होके अब उसकी वैल्यू रीवैल्यूड अमाउंट कितनी शो हो रही होगी बैलेंस शीट्स में 92,000। अब 92,000 पे आप 10% लगाओगे, क्योंकि ये 6 मंथ्स में अभी एसेट को रीवैल्यू हुए हुए, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स की चार्ज करोगे, 4600 आ जाएगा आपके पास। और जैसे ही 4600 यहां पे आ जाएगा तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी ये रही वर्किंग, सारी डिटेल में वर्किंग है, बार बार रिमाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। सो 4200 एंड 4600, तो यहाँ आ जाएगा 4200 और यहाँ पे आ जाएगा 4600, और ये टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई है 4600 प्लस 4200 इज इक्वल टू 8,800। तो 8,800 की डेप्रिसिएशन यहाँ पे चली जाएगी, सॉरी 8,800।
फिर उसके बाद अगर हम लोग आगे आ जाएं तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने फाइनल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं। अब अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको टोटल एक्सपेंसेस दिए हुए, अब आपने परेशान नहीं होना। टोटल एक्सपेंसेस दिए हुए 85,100 के, जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो इसमें से आप माइनस कर दें। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकली सोचें तो भाई हमारे पास चलें इधर ही लिख लेते हैं, कितने दिए मैं टोटल एक्सपेंसेस 85,100 के। तो देखो इधर ही वर्किंग कर रहा हूँ, 85,100 के एक्सपेंसेस थे। इसमें से तुम्हारी वेजेस एंड सैलरीज कितनी है 33,500, रेंट कितना है 12,800, डेप्रिसिएशन कितनी है 8,800। तो अब रिमेनिंग एक्सपेंसेस कितने बचे हैं, तो भाई ये निकाल लेते हैं पहले। 85,100 माइनस 33,500 माइनस 12,800 माइनस 8,800 इज इक्वल टू 30,000, यानी कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने बच रहे हैं साल के 30,000। ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास, और उसने खुद बोला हुआ था कि जो आपके अदर एक्सपेंसेस थे वर इनकर्ड इवनली अक्रॉस द ईयर, यानी कि पूरे साल वो इवनली गए हैं। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,000। तो पहले 6 महीने का 15,000, बाकी के 6 महीने का भी 15,000। तो ये हमारे टोटल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे 30,000 रुपए के। यहां पे लिखेंगे एंड दैट इज इट, प्रॉफिट कैलकुलेट कर जाएंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहला निकाल लेते हैं 50,000 माइनस 16,100 माइनस 60,200 माइनस 40,200 माइनस 15,000। ठीक है, तो ये आ रहा है 85,100। तो पहले 6 मंथ्स का प्रॉफिट कितना है 85,100। लास्ट 6 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो 72,000 माइनस 17,400 माइनस 6,600 माइनस 4,600 माइनस 15,000। बेटा जी ये बन रहा है 28,400। तो 28,400 का ये प्रॉफिट आ जाएगा, और 28,400 प्लस 85,100 टोटल फैक्ट्री का जो इस साल का, वो फैक्ट्री बोल रहा हूँ बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 36,900 का प्रॉफिट है। ये हम लोगों ने क्या करा, इसकी एक प्री चेंज और पोस्ट चेंज इनकम स्टेटमेंट बना ली है। अब हम लोग अगर सवाल के अंदर आगे बढ़ते हैं और सारी वर्किंग करके, तो अब हम देखते हैं अब वो क्या बोलता है। बोलता है सवाल के अंदर पार्ट बी। अच्छा अभी हम पार्ट बी पे पहुंचे हैं। कितने मार्क्स का था ये, अच्छा 10 मार्क्स का था, ओके, काफ़ी सारी वर्किंग थी, ओके। आ जाए भाई, बोलता है डिस्कस वेदर द डिसीजन टू एडमिट समी इनटू पार्टनरशिप हैज बेनिफिटेड एमी एंड बेनी। बोल रहा है क्या एमी और बेनी ने जो समी को बुलाया है कारोबार में, एडमिट किया है, क्या उनके लिए बेनिफिट था या नहीं था। देखो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखो तो हमें नजर आ रहा है कि हाँ कि हमारे प्रॉफिट्स तो बढ़े हैं, ये तो नजर आ रहा है कि हमारे प्रॉफिट्स बढ़े, लेकिन यहां पे कहीं पे भी कोई ऐसा रीजन हमें नजर नहीं आया सवाल के अंदर जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन आए कि समी ही की वजह से ये प्रॉफिट्स बढ़े हैं। ठीक है, तो अब इसका जवाब, क्योंकि मैंने पहले क्या सोचा कि यार पूरा सवाल मैंने सॉल्व किया, अभी तक सारी बातें मैंने उसकी बड़ी डिटेल में देखी, लेकिन अभी तक मुझे समी का कोई बड़ा इंपैक्ट इधर नजर नहीं आ रहा। तो हो सकता है शायद कि वो जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है 2000 से 2400 हो गया था, वो समी की वजह से हुआ हो, लेकिन इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है मेरे पास। तो फिर देखो मैंने जवाब भी कैसे दिया, मैंने इसको यहां पर लिखा द एडमिशन of Sami appear to have benefited Emmy and Benny as the total profit of the business has increased significantly in the second half of the year. इतनी बात तो मैंने कर दी। Their share of profit is therefore higher after Sami joined, और जाहिर सी बात है उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट अब ज्यादा है एज कम्पेयर टू पहले जो था। However, much of the increase in profit may be due to external factors such as increase in selling price and high sales volume which may have occurred even विदाउट समी इन्वॉल्वमेंट। और हमने साथ साथ ये लिखा कि समी के इन्वॉल्वमेंट के बिना भी सेलिंग प्राइस बढ़ सकती थी और सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ सकता था। लेकिन हमने आखिर में जवाब में, क्योंकि हमें बात कवर भी करनी थी, तो हमने बोला ओवरऑल वाइल द पार्टनरशिप हैज बेनिफिटेड फाइनेंशियली द एक्सटेंट टू विच दिस इज डायरेक्टली ड्यू टू समीज इज अनसर्टेन। तो हमने ये बोला टू द एक्सटेंट, तो ठीक है वो हमें फाइनेंशियली हमें नजर आ रहा है, लेकिन डायरेक्टली ड्यू टू समी ये अभी भी क्या है, अनसर्टेन है। मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि ये अनसर्टेनिटी है, यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं हमें हो रही है, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि समी आया था तो क्लाइंट्स लेके आया था, कस्टमर्स लेके आया था, अपनी फॉलोइंग लेके आया था, अपनी फैन बेस लेके आया होगा, वो कोई फेमस आदमी होगा, तो जब वो आया तो उसके पीछे पीछे और लोग बिजनेस के अंदर आए, तो ऐसा कहीं हमें कुछ नजर आया नहीं। तो इसी वजह से मैंने बड़ा बैलेंस्ड आंसर लिखा है। डन। अब आप आगे आ जाए, तो बोलता है अगली चीज जो आपसे यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोल रहा है वो बड़ी सिंपल सी बात है। वो बोलता है क्या है कि भाई
कैलकुलेट द टोटल इनकम फॉर समी फॉर 6 मंथ्स पीरियड एंडिंग दिसंबर 2024। भाई वो बोल रहा है कि समी की टोटल इनकम बता दें। अब समी की टोटल इनकम बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहां पहले लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो हमारे पास ऊपर यहाँ पे आया था कैलकुलेट होके, वो आ रहा है 36,900 का। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। हमें समी का खाली चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ ये वाला प्रॉफिट लेंगे लास्ट 6 मंथ का, क्योंकि जो प्रॉफिट का हिस्सा समी को मिलेगा वही मिलेगा, तो बाद में हाफ कर लो, तो डिवाइड कर लो, तो उससे अच्छा है 28,400 से स्टार्ट कर लो सवाल को। तो प्रॉफिट फॉर द लास्ट, ऐसे कर लेते हैं, लास्ट 6 मंथ्स 28,400। अब लास्ट 6 मंथ्स का प्रॉफिट है, तो उसमें से सारी चीजें 6 मंथ्स के हिसाब से लेस होंगी। तो सबसे पहले हम यहां पे लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके पास ए, बी और सी हैं, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस अब उन्होंने ऑलरेडी निकाल के दिए हुए, तो 76, 56 और 44। तो यहां लिखो 76,000, 56 और 44,000। अब टेक्निकली आप लोगों ने जो इंटरेस्ट पे करना है वो 10% का करना है पूरे साल का। तो दो तरीके हैं, या तो 5% निकाल लो, या फिर 10% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर लो। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, ठीक है। 10% इंटू 6 डिवाइड बाय 12। तो आ जाए भाई, इनके कैपिटल अकाउंट जो भी हमने इनको कैपिटल दिया वो निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा 76,000 का 7600 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3800। तो पहले को चला जाएगा 3800, दूसरे को चला जाएगा 5600 डिवाइड बाई 2, ये चला जाएगा 2800, और तीसरे को चला जाएगा 4400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2200। यानी कि समी को एक तो ये मिलेगा 2200 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसने मांगा तो समी का है, लेकिन अभी हमें टोटल निकाल के तभी तो हम समी को दे पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं सवाल के अंदर। तो अब कुछ भी नहीं है, अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट। तो ये निकाल लेते हैं, 28,400 माइनस 3800 माइनस 2800 माइनस 2200 इज इक्वल टू 19,600। तो ये 19,600 जो मेरे पास आ रहा है, ये आ गया रेजिडुअल प्रॉफिट। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट तीनों को मिलेगा, ए, बी और सी को। प्रॉफिट कितना है? 19,600, 19,600 और 19,600। और अब इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो चुका था, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, 2:2:1। तो यहां पे हम बोलेंगे ये बन जाएगा 2/5, ये बन जाएगा 2/5 और ये बन जाएगा 1/5। ठीक है, तो समी को तो 1/5 मिलेगा। तो आज हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 19,600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7840। पहले का आ गया, दूसरे का निकाल लेते हैं, ये भी 7840 बनेगा, और तीसरे का निकाल लेते हैं। तो 19,600 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3920। और इन सबको अगर हम टोटल कर लें तो ये बन जाएगा 19,600, और यहां पे आके ये आपका काम खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे शेयर ऑफ, या शेयर क्या बोला हुआ था, टोटल इनकम। सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ समी, या अंग्रेजी में सैमी। ये इसकी बन रही है, एक तो इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है 3920 का, ये मिला है इसको, और साथ साथ इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था 2200 का। दो चीज़ें मिली हैं इसको, तो प्लस 2200। तो इसकी टोटल इनकम कितनी हो गई है? प्लस 2200 इज इक्वल टू 6120। तो 6120 की इसको टोटल इनकम मिली है। सो वी हैव कैलकुलेटेड इट, एंड हम लोगों ने यहां पे लाके इसको पुट कर दिया है। डन। फिर इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि अगला पार्ट है, और वो बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोलता है? टू ऑब्टेन ऑल द कैपिटल ही इंट्रोड्यूस इनटू पार्टनरशिप, समी टुक आउट लॉन्ग टर्म लोन विच वाज सिक्योर्ड ऑन हिज फैमिली होम। भाई वो बोल रहा था कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखवाया और उससे पैसे लिए बैंक से। इंटरेस्ट ऑन दिस लोन वाज पेएबल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, और इसके ऊपर जो इसको इंटरेस्ट देना है वो 8% पर एनम देना है। अच्छा, अगर हम यहां पे देखें तो ठीक है, आगे आ जाए। बोलता है इवेल्युएट वेदर और नॉट
समीज डिसीजन टू ज्वाइन द पार्टनरशिप बेनिफिटेड हिम, जस्टिफाई योर आंसर। अब तुम जाहिर सी बात है कैलकुलेशंस वगैरह वो सारी चीज़ें तुम वहाँ से देखते हुए ही आए हो, लेकिन अगर हम देखें तो इसको फायदा ही हो रहा है, क्योंकि इसने जो बैंक से पैसा उठाया होगा समी ने, वो कितना पैसा उठाया होगा 50,000, और 50,000 पे वो कितना परसेंट दे रहा है, 8% दे रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके देखो तो 50,000 इंटू 8% इज इक्वल टू 4,000, तो उसने टेक्निकली 4,000 बैंक को दे देना है। तो आज भी देखो तो अगर वो 4,000 बैंक को दे देता है तो भी उसकी सिर्फ 6 मंथ्स की जो इनकम आई है वो 6.20 आई है। तो वैसे तो हम बड़ा सेफ हैं इधर, लेकिन फिर भी अगेन, क्योंकि जब आप उधार लेते हो तो आप एक फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर होते हो, तो आप लोगों ने बहुत सारी बातें डिस्कस करनी होती हैं। तो अब देखो मैंने जवाब कैसे स्ट्रक्चर किया। मैंने बोला समी हैज बेनिफिटेड एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सीड्स द इंटरेस्ट पेएबल ऑन हिज लोन। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, 4,000 था और वो 6,000 कमाया उसने, मीनिंग ही अर्न्स अ नेट रिटर्न फ्रॉम ज्वाइनिंग द पार्टनरशिप, और उसको रिटर्न्स मिल रहे हैं। ही मे ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम फ्यूचर ग्रोथ इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स वैल्यू। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर के अंदर जब इसका बिजनेस ग्रो होगा तो उससे भी इसको फायदा होगा। लेकिन हाउ एवर द इंटरेस्ट ऑन हिज लोन क्रिएट अ फाइनेंशियल बर्डन, एंड इफ द बिजनेस परफॉर्म्स पुअरली ही रिस्क लूजिंग बोथ हिज इन्वेस्टमेंट एंड हिज पर्सनल एसेट्स। जाहिर सी बात है क्योंकि उसने अपनी पर्सनल चीज़ें घर पे वो घर रखवाया था ना, उसने क्या कर रहा था, इंट्रोड्यूस पार्टनर समेटो बैंक लोन विच सिक्योर हिज फैमिली होम। हाँ, तो उसने क्या लगाया, तो इसके अंदर हमने बोला कि अगर कंपनी पुअर परफॉर्म करती है और वो अगर अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पाता तो मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की तरफ ले गया एग्जामिनर को। मैंने बोला फिर उसके बिजनेस की इन्वेस्टमेंट तो जाएगी, लेकिन साथ साथ जो उसके पर्सनल एसेट्स है वो भी जाएंगे यूज्ड एज सिक्योरिटी। एडिशनली हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट मे नॉट फुली कंपनसेट हिम फॉर द एफर्ट्स एंड टाइम इन्वेस्टेड। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोल दिया कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे कंपनसेट नहीं हो रही होती हैं, जो कि उसकी एफर्ट्स और टाइम होती हैं। ओवरऑल समी हैज़ बेनिफिटेड इन द शॉर्ट टर्म बट द डिसीजन इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिस्क। और हमने बोला कि अभी शॉर्ट टर्म तो हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है ये इसका जो एक डिसीजन है ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क भी अपने साथ लेके चल रहा है। बात समझ रही? तो इसी के साथ साथ ये एक हमारा एक स्ट्रक्चर था, एक बहुत मजे का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने करा, और अब ये हमारा क्वेश्चन विद कंप्लीट थ्योरी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अच्छा जी, अब ये जो हमारा सवाल है ये रिलेट करता है रेशियो के टॉपिक से। रेशियो एनालिसिस, ठीक है। अच्छा जी, हम पहले सवाल को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। बोलता है HPLC इज अ ट्रेडिंग कंपनी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो कंपनी है और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले बोलता है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st of December 2024 इंक्लूडेड द फॉलोइंग। नाउ व्हाट इज दिस? आपको एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे दिया, कौन से ईयर का, दिसंबर 2024 का, एंड इट हैज ordinary share capital which had a par value of $1 and the amount is 200,000. Share premium is 40,000. Retained earnings is 75,200. General reserve is 20,000 and the 8% debenture which will be repaid in the year 2032. The amount is 300,000. ठीक है। अब आगे वो बोलता है द रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम फॉर द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी वाज एज फॉलोइंग। सो उसने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में से रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग निकाल के आपको रख दी सामने। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के अंदर जो वर्किंग है रिटेन अर्निंग्स की, उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस है 47,200 का। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 60,000। दिस इज द फाइनल नेट प्रॉफिट। डिविडेंड्स व्हिच द बिजनेस हैड पेड इज 12,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वाज मेड $20,000 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इन द रिटेन अर्निंग्स इन द स्टेटमेंट financial position is 75,200. Now, in the third adjustment, the company does not trade with bank overdraft. ठीक है जी, ये बात लिखी हुई है, आगे जाके देखते हैं इसके अंदर क्या मतलब है इस बात का और आगे डिटेल में वैसे आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट्स के बाद इन द फर्स्ट रिक्वायरमेंट एग्जामिनर आस्क यू टू कैलकुलेट 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। तो भाई सबसे पहले बोलता है डिविडेंड्स पर शेयर यानी कि डीपीएस निकाल के दिखाओ। अब डीपीएस कैसे निकालोगे? डीपीएस निकालने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुमने जो डिविडेंड्स पे करे हैं वो कितने हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अच्छा डिविडेंड्स पेड, डिविडेंड्स ले लें खाली इसको, और नंबर ऑफ शेयर्स।
नाउ इन ऑर्डर टू सी द डिविडेंड्स विच बिजनेस हैज ऑलरेडी पेड, और इसके अलावा और कुछ भी प्रपोज हो रहा कुछ भी नहीं है इनके पास. सो दिस इज 12,000. तो डिविडेंड्स पेड इनके पास है 12,000 रुपये के. तो यहाँ पे हम ले लेंगे भाई कि डिविडेंड्स पे हो रहे हैं इनके 12,000 रुपये के. ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 300 कितने हैं 200,000 है, क्योंकि पार वैल्यू 1 है तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 200,000 ही आंसर आएगा. सो इट इज़ 200,000. ठीक है, इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर. सो सबसे पहले अगर हम आएँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,000 डिवाइड बाय, ठीक है जी, 0.06 आपका डीपीएस आ गया. यानी कि आप लोग जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो 0.06 का डीपीएस रख के आप चल रहे हैं आपका बिजनेस, ये आपने कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद बोलता है डिविडेंड्स कवर. अब डिविडेंड्स कवर का मतलब क्या है? डिविडेंड्स कवर का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट में से जो आप डिविडेंड पे करते हैं वो कितनी बार कवर कर सकते हैं. तो आपके जो बिजनेस का प्रॉफिट था वो डायरेक्टली सवाल के अंदर गिवन है बच्चों की तरह. तो अगर आप यहाँ पे आगे देखें तो प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 60,000, तो हम यहाँ पे पहले 60,000 लेंगे, और जो हमने डिविडेंड्स पे करे हैं वो हमें ऑलरेडी ऊपर नजर आ रहे हैं 12,000 के, तो इसको 12,000 में डिवाइड करेंगे. यानी कि हम 60,000 में से जो 12,000 का डिविडेंड है वो कितनी बार पे कर सकते हैं? वी कैन कवर इट फॉर डिवाइडेड बाय 12,000, वी कैन कवर 5 टाइम्स. ठीक है जी, सो आंसर आ रहा है 5 टाइम्स. यानी कि हम अपने प्रॉफिट में से जो हमने अभी डिविडेंड पे करा है वो 5 टाइम्स पे कर सकते हैं. नाउ नंबर 3 बोलता है कि भाई आप गियरिंग निकाल के दिखाएं. अब गियरिंग निकालने के लिए तरीका क्या होता है? गियरिंग निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला अगर आप याद करें तो डेट अपॉन इक्विटी प्लस डेट, या डेट प्लस इक्विटी, जो भी कर लें, डेट प्लस इक्विटी. अब अगर हम यहां पे देखें इनटू 100, सवाल के अंदर डेट कितने का था, यानी कि उधार कितने का था? एक ही उधार है 3 लाख का, तो पहले तो आप ले लो 3 लाख, डिवाइडेड बाय डेट कितना है 3 लाख का, प्लस कर लो अब इक्विटी को. अब इक्विटी को प्लस करने के लिए सबसे पहले अगर आप यहां पे आगे देखें तो इक्विटी के अंदर आपके पास क्या क्या है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, और रिटेन्ड अर्निंग्स है, और जनरल रिजर्व है. ठीक है, तो अगर हम इसको निकाल लें तो 200,000 प्लस 40,000 प्लस 75 200, और इसके बाद जनरल रिजर्व है आपके पास 20,000 का. तो ये बन रहा है 335,200. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 335,200, 335,200. मैंने क्या करा है? मैंने इन सब को आपस में बस ऐड कर लिया ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी इक्विटी कितनी है, और इनटू 100 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. आ जाए भाई इक्वेशन में डाल देते हैं. तो 3 लाख न्यूमरेटर में लिख दें, डिवाइडेड बाय 3 लाख प्लस 335,200 इनटू 100. ये आ रहा है आंसर हमारे पास 47.22 आ रहा है. तो हम यहाँ पे लाके लिख लेते हैं 47.229, तो 47.23% लिख देंगे इसको. सो ये हम लोगों ने एक और चीज़ कैलकुलेट करके दे दी, द गियरिंग फॉर द ईयर. नाउ वंस द गियरिंग इज डन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन. बोलता है द डायरेक्टर्स बिलीव दैट द कंपनी इन्वेस्टेड 220,000 इन न्यू नॉन करेंट एसेट ऑन 1 जनवरी 2025, देन द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन वुड इंक्रीज बाय 15%. वो ये कह रहे हैं कि अगर वो 2,20,000 रुपये डाल दें क्या कहते हैं एक नए नॉन करेंट एसेट के अंदर, तो उससे जो उनका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 15% से बढ़ जाएगा. ठीक है जी. बोलता है दे हैड कंसिडर्ड 2 ऑप्शंस फॉर रेजिंग द नेसेसरी फंड, और ये नेसेसरी फंड्स को रेज करने के लिए उनके पास 2 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1, टू टेक आउट अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन ऑफ 220,000 एट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10%. बोल रहे हैं मजीद एक लोन ले लो 2,20,000 रुपए का, जिसके 10% के हिसाब से द कंपनी वुड कंटिन्यू टू पे 1 डिविडेंड अ ईयर बट वुड इंक्रीज द डिविडेंड पर शेयर बाय 0.01. बोल रहा है कि उसके बाद कंपनी क्या करेगी? बैंक से लोन लेगी 10% के रेट पे, और डिविडेंड एक ही बार डिक्लेयर करेगी, जैसे अभी डिक्लेयर करा, वरना कभी कंपनी 2 बार भी कर रही होती है ना, इंटरिम और फाइनल. ये सिर्फ एक ही डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे फॉर द ईयर, और ये जो इनका डिविडेंड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 0.1 से. अगर 0.06 पहले इनका डीपीएस था और 0.01 प्लस हो जाएगा, तो अब इनका नया डिविडेंड हो जाएगा $0.07, यानी कि डीपीएस $0.07 हो जाएगा. टेक्निकली वो ये कहना चाह रहा है, लेकिन साथ साथ एक लोन लिया हुआ है तो डेट कैपिटल बढ़ जाएगा और उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा. फिर दूसरी ऑप्शन है इनके पास. दूसरी ऑप्शन क्या है?
बोलता है टू रेस 2,20,000 बाय इशूइंग 1,60,000 न्यू शेयर्स ऑफ $1 ईच एट अ प्रीमियम। वो बोल रहे हैं कि 1,60,000 शेयर्स प्रीमियम पे इशू करके 2,20,000 रुपये रेस कर लेंगे। ये एक इनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और बोलता है ऊपर वाली भी खैर फाइनेंसिंग ही बोलता है दी शेयर्स वुड बी एलिजिबल टू रिसीव एन एनुअल डिविडेंड, और इन शेयर्स पे फिर हम डिविडेंड भी दिया करेंगे, बट द डिविडेंड पर शेयर वुड रिमेन एट द लेवल ऑफ 2024, यानी कि लेकिन जो हम डिविडेंड देंगे वो 0.06 का ही डीपीएस देंगे। ठीक है, अब आपको बोलता है कि भाई ठीक है, ये मैंने इंफॉर्मेशन दे दी आपको, और ये तो क्वेश्चन पेपर है, सो इंफॉर्मेशन दे दी मैंने आपको, अब आप मुझे कैलकुलेट करके दो। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इफ इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू नॉन करंट एसेट टुक प्लेस। वो बोल रहा है कि भाई अगर आप एक नई इन्वेस्टमेंट पे चले जाते हो तो आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना होगा। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है? इट मींस द प्रॉफिट विच इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। यहां जो तुम्हें प्रॉफिट दिया हुआ था इस साल का, ये था 60,000 रुपए का, और इसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस हुई है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे 60,000, इसमें ऐड कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट को, थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉफिट है फॉर द ईयर, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट को। फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? 3 लाख का लोन लिया हुआ था, और इसके ऊपर कितना था? 10 था, 8 था। ठीक है, 8% का डिवेंचर है, तो ये 8% का डिवेंचर हम इसके ऊपर ले लेते हैं पहले तो ये बन जाएगा इंटू 8%। दिस इज प्रॉफिट। ऑलराइट, सो 300,000 इंटू 8% इज इक्वल टू 24,000। तो ये 24,000 रुपये इनका क्या है? ये 24,000 रुपये इनका इंटरेस्ट था। इसको ऐड बैक कर देंगे 60,000 के अंदर, तो ये बन जाएगा 84,000, यानी कि आपका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है बिफोर एनी इंक्रीमेंट, तो वो कितना है? वो आपका है क्या कहते हैं 84,000 का। लेकिन उसने क्या बोला है कि भाई अब आप मुझे बताओ कि नई इन्वेस्टमेंट के बाद, तो इसने खुद ही ऊपर सवाल के अंदर बोला हुआ था कि जब ये नई इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो कितने से बढ़ जाएंगे? 15% से बढ़ जाएंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, पहले 15% निकाल लेते हैं। तो भाई एडिशनल प्रॉफिट, तो एडिशनल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 84,000 का 15% और निकाल लो, तो 84,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 12,600 प्लस 84,000, तो ये आ रहा है 96600। तो ये 96600 जो है ये इनका क्या हो जाएगा? ये इनका प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीज ऑफ 15% इंक्रीज करने के बाद इनके पास ये प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा, और ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। डन। अब अगर हम लोग आगे आ जाए अगली चीज़ के बारे में बात करें, तो अब वो हम लोगों से क्या बोलता है, ये हम लोगों ने ये सारा काम कर लिया। अब बोलता है कि भाई नंबर सी, कैलकुलेट 2 डेसिमल प्लेसेस द डिविडेंड कवर इन 2025 एंड द गियरिंग रेशियो दिसंबर 2025 ऑफ ईच ऑप्शन। बोल रहा है दोनों ऑप्शन के डिविडेंड कवर भी निकाल के दे दें और गियरिंग रेशियो भी निकाल के दे दें। अब अगर तुम डिविडेंड कवर के बारे में जानते हो तो वो क्या था? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिविडेंड्स। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो प्रॉफिट आया है ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये ना इधर हम लोग इधर लिख भी लेते हैं कि ये ऑपरेटिंग, ये कौन सा प्रॉफिट है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसमें से अभी इंटरेस्ट कुछ भी माइनस नहीं हुआ हुआ है। तो अब अगर हम लोग इन ऑप्शंस के ऊपर आए तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे आगे देखो तो भाई आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 96,600 का आ रहा है। इधर मैं एक वर्किंग कर रहा हूँ, इधर देखिएगा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है 96,600 का। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर से आप फाइनेंस कॉस्ट माइनस करेंगे, तो पहली जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है वो तो है ही 24,000 रुपये की, वो तो रहेगा ही रहेगा लोन, तो 24,000 रुपये की आपकी फाइनेंस कॉस्ट माइनस हो जाएगी। फिर आप एक, क्योंकि ऑप्शन 1 के अंदर आप लोग क्या कर रहे थे, लोन ले रहे थे बैंक से 10% पे, तो यानी कि 22,000 रुपये का तुम्हारा 10% का लोन का इंटरेस्ट भी तुम पे करोगे। ठीक है, ये रहा 22,000 का 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 2,20,000 का 10% 22,000। और फिर जाहिर सी बात है हम डिविडेंड्स भी ज़्यादा पे करेंगे, तो अभी जो हम डिविडेंड्स पे कर रहे होंगे वो हम लोग इधर से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन चले पहले हम यहाँ पे पहले प्रॉफिट तो निकालें फिर आगे बात करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 96,600 माइनस 24,000 माइनस 22,000, तो ये बन रहा है हमारे पास, बहुत ज़्यादा माइनस नहीं कर दिया मैंने, 9600 लिखा हुआ है मैंने, 96
600 है ये, ठीक है। तो ये मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर टेक वो इंटरेस्ट, वो आ रहा है 5600 का। तो यानी कि जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो आ जाएगा 50,600 का, और इसको डिवाइड करूंगा डिविडेंड से। अब आपको याद है ऑप्शन 1 के अंदर जो आपके डिविडेंड थे वो बढ़ रहे थे, और बढ़ के वो कितने हो रहे थे, वो हो रहे थे 0.07। तो आज हम लोग अब इधर डिविडेंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई आपके पास जो टोटल शेयर्स हैं वो अभी, क्योंकि इस ऑप्शन में आप और शेयर तो इशू नहीं कर रहे, तो मल्टीप्लाई बाय 0.07, तो हम लोग अभी इसके डिविडेंड्स निकाल लेते हैं। तो कितने बन रहे हैं ये, 200,000 into 0.07 इज इक्वल टू 14,000, यानी कि डिविडेंड्स कितने के दिए जाएंगे, 14,000 के डिविडेंड्स दिए जाएंगे। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 14,000 से, आंसर निकाल लेते हैं। तो भाई ये बन जाएगा 50,600 डिवाइडेड बाय 14,000, ये बन रहा है 3.614। तो $3, सॉरी डिविडेंड्स कवर है तो ये मैं डॉलर में क्यों लिख रहा हूँ, 3.61 टाइम्स, ये इसका आंसर बन जाएगा पहले का। अब अगर हम सेम हरकत करें और इसी का ही अब हम गियरिंग रेशियो निकालें, तो गियरिंग रेशियो कैसे निकलेगा। देखो यार, सबसे पहले गियरिंग रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी इनटू 100। अब अगर हम डेट देखें तो हमारा डेट कितना हो गया है, पहले था 3 लाख का, फिर हम बैंक से लोन ले लेंगे 2,20,000 रुपए का, तो ये टोटल बन गया 5,20,000 रुपए। तो डेट कितना हो गया आपका टोटल, 5,20,000 रुपए, प्लस अब इक्विटी इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इक्विटी शामिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर तुम यहां पे जाके देखो तो तुम्हारे पास जो रिटेन अर्निंग्स था, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ओके, हमारे पास यहाँ पे लास्ट ईयर की क्लोजिंग इक्विटी पता है हमें कितनी थी, वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है 35,200 की। तो 35,200 की तुम्हारे पास इक्विटी थी टोटल, ठीक है, लेकिन उसके अंदर अब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे इस साल के। तो 35,200 की तुम्हारे पास इक्विटी थी, और 35,200 ही है, नहीं बहुत छोटी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, कोई वैल्यू मिस कर रहा हूँ, 33,5,200, ठीक है, 33,5,200। और इसके अंदर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर तुम्हारे पास आ जाएगा एक तो नया प्रॉफिट जो कि है 50600 का, और इसमें से तुम डिविडेंड्स दे दोगे कितने के, 14,000 के, तो तुम्हारे पास क्लोजिंग इक्विटी बचेगी कितने की। तो क्लोजिंग इक्विटी पहले निकाल लेते हैं। तो 33,5,200 प्लस 50600 माइनस 14,000, ये मेरे पास आ रहा है 371,800। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर यहाँ से निकाल के देख लेते हैं, और उसके बाद फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इधर इन 200 निकाल के देखते हैं, 300,000 प्लस 220,000 डिवाइडेड बाय 520,000, 300 प्लस 220, 520,000 प्लस 371,800 इंटू 100। ठीक है जी, ये मेरे पास जो आंसर बन के यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 58.309, तो 31% कर देंगे इसको। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने इसकी गियरिंग निकाली, आई होप कि ये सही निकली होगी, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन यहाँ से सारी ही करी हैं, तो आई होप कि ये सही हो। ठीक है, कुछ रहता तो नहीं है इसके अंदर, तो यही होगा मेरे ख्याल से। अच्छा जी, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे। ऑप्शन 1 अगर फॉलो की जाए तो प्रॉफिट कितना होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा भाई, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑलरेडी ऑप्शन 1 में निकाल चुका था, वो था 96,600 का। अगर हम इसकी वर्किंग करें कि यार 96,600 का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 96,600 का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, सवाल ये है कि अब आप लोन नहीं ले रहे, तो आपके पास सिर्फ एक ही लोन है, और वो कौन सा लोन है, वो ये वाला लोन है। तो आप इसमें से क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे, यानी कि 24,000 रुपये को माइनस कर दोगे। तो अगर हम इसमें से पहले 24,000 माइनस करें तो हमारे पास एक नेट प्रॉफिट आ जाएगा। पहले हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो 96,600 माइनस 24,000, तो ये मेरे पास आ रहा है 72,600, यानी कि अभी मेरा जो प्रॉफिट होगा इस ऑप्शन को, अगर मैं ऑप्शन 2 को ऑप्ट करता हूं तो मेरा प्रॉफिट इतना होगा। ऑप्शन 1 को मैं ऑप्ट कर रहा था तो कितना हो रहा था, 5600 का प्रॉफिट हो रहा था। तो 72,600 का प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ पे पहले तो लाके प्रॉफिट लिख लेते हैं 72,600। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने डिविडेंड्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। अब डिविडेंड्स आप कैलकुलेट कैसे करोगे, सबसे पहली चीज अगर तुम यहाँ पे आके देखो तो तुम्हारे जो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, शेयर्स थे
वो पहले कितने थे, पहले तुम्हारे शेयर्स थे 2 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 1 करा दो तो पहले शेयर्स थे तुम्हारे 2 लाख। लेकिन ऑप्शन 2 जब तुम ऑप्ट कर रहे हो तो मजीद न्यू शेयर्स भी इशू कर रहे हो, और न्यू शेयर्स जो तुम इशू कर रहे हो वो कितने न्यू शेयर्स इशू कर रहे हो, 1,60,000 न्यू शेयर्स इशू कर रहे हो, तो इसके अंदर 1,60,000 ऐड कर लो। तो अब टोटल तुम्हारे पास कितने आ गए, 3,60,000 शेयर्स आ गए। और 3,60,000 पे जो तुम्हारा डीपीएस था वो सेम रखोगे जो कि 2024 का था, तो 2024 का डीपीएस हम ऑलरेडी यहां पे कैलकुलेट करके आ चुके थे, विच वाज 0.06 टाइम्स, वो $0.06, तो यही यहां पे हम डिविडेंड्स पे करेंगे $0.06 के, तो यहां पे आ जाएगा 3,60,000 इंटू 0.06 इज इक्वल टू 21,600, यानी कि हम डिविडेंड्स कितने के देने जा रहे हैं, 21,600 के डिविडेंड्स देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिविडेंड्स लिखेंगे 21,600, तो आ जाए डिवाइड कर लेते हैं, 72,600 डिवाइड बाय 21,600 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 3.36 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई ये आ रहा है 3.36 टाइम्स, ठीक है। थोड़ा सा गिरा है, पहले इस वाली ऑप्शन के अंदर 3.61 टाइम्स था, यहाँ पे 3.36 टाइम्स आ रहा है। अब हमें गियरिंग निकालनी है। अब गियरिंग निकालने के लिए सबसे पहली चीज तुम्हें ये क्लियर होनी चाहिए कि भैया जो तुम्हारा कैपिटल वो डेट था वो तो उतना ही रहेगा 3 लाख का, क्योंकि एक ही डिवेंचर है, दूसरा 2,20,000 वाला डिवेंचर आप नहीं ले रहे, डिवाइड बाय डेट वो कितना है 3 लाख का। अब तुम्हारे पास इस सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है, अगर तुम आके देखो तो भाई तुम्हारा लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग कैपिटल था वो कितना था, 33,5,200। फिर इस साल तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ, सर हमारा प्रॉफिट हो गया 72600 का। फिर इसके अंदर से तुमने डिविडेंड कितने दे दिए, सर हमने डिविडेंड दे दिए 21600 के, और हमारे पास सर इक्विटी में नए शेयर्स भी आ गए, तो उसकी अमाउंट थी 2 लाख की, तो ये 2 लाख से कैपिटल बढ़ जाएगा आपका। ये प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, डिविडेंड से कैपिटल कम होगा, और फिर इक्विटी आई तुम्हारे पास यानी कि शेयर्स आए तो उससे भी कैपिटल बढ़ गया। तो अभी हम कैपिटल पहले निकाल लेते हैं, तो 335200 प्लस 72,600 माइनस 21600 प्लस 200,000 आ रहा था, 2,20,000 आ रहा था यार, ये जरा मैं देख लूँ एक दफ़ा, 2,20,000 था, सॉरी यार मैंने 200,000 लिखा है, तो 2,20,000, ठीक है, 2 लाख तो पहले से था, ठीक है, तो 2,20,000 से तुम्हारा कैपिटल बढ़ रहा है 2,20,000, ठीक है जी। ये मेरे पास बन रहा है 606,200 का। तो अब हम लोग आगे आते हैं यहाँ पे और इसके आगे आगे वर्किंग करते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस 606,200 इंटू 100, और अब यहाँ से हमारे पास गियरिंग निकल के आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है गियरिंग लो ही होगी क्योंकि इस बार आपने उधार नहीं लिया है। तो 300,000 डिवाइडेड बाय 300,000 ये तो आपके पास रहेगा, प्लस 606,200 इंटू 100, ठीक है जी, 33.15, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 33.105, तो 1% बन जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास गियरिंग आ जाएगी। तो इसको गौर से देख लो। अगेन जिन बच्चों को अगर इसके अंदर इशू आ रहा है कि सर ये इक्विटी कैसे निकाल रहे हैं, तो इक्विटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विटी निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। देखो मैं आप लोगों को ना दोबारा से यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ। देखो तुम्हारे पास, तुम्हें ये पता था, इतनी बात पता थी कि लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग इक्विटी है तुम्हारी वो कितनी है, 335200। ऑप्शन 1 के अंदर तुम्हें प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं, तो ऐड हो गया कितना 5600 का। और जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं वो कितने की थी, 14,000 की थी, तो हमने 14,000 इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया 14,000। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 371800। अब तुम नोटिस करो मैंने कुछ भी नहीं करा, आप लोग को याद है, बिल्कुल बेसिक सोल ट्रेडर के टॉपिक पे ही चले जाओ तो भी काम हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। ऑप्शन 2 के अंदर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकला, ओपनिंग पहले से था 335200। ऑप्शन 2 में जो हमें प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हुआ था 72। अच्छा, प्रॉफिट से भी पहले एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई थी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने की आई थी, 2,20,000 रुपए की। तुम ऐसे समझ लो यानी कि नए शेयर्स हुए थे इशू, तो 2,20,000 ही आ गए। प्लस तुम्हारा इस साल का प्रॉफिट 72,600 हुआ, तो प्रॉफिट भी ऐड हो जाता था। और ड्राइंग्स नहीं होती इसके अंदर, हम डिविडेंड्स दे देते हैं। तो कितने के डिविडेंड्स दिए, 21,600 के डिविडेंड्स दिए। तो ये हमारा आंसर कितना बन गया था, ये हमारा आंसर बन गया था 606,200। तो 606,200 जो ऊपर आपको नजर आ रहा है वो यहां से नजर आ रहा है, ये रहा
और इसकी वर्किंग ये रही, नीचे मैंने आपको दोबारा से क्लैरिटी दे दी। अब सर ये वैल्यू कहां से आ रही है आपके पास? भाई ये वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी सवाल के अंदर ऊपर ही निकाल चुके थे। जब हम लोगों ने ऊपर गियरिंग निकाली थी तो हमारी 2024 के एंडिंग पे हमारा क्लोजिंग कितना था? 33,5200। सर ये कहां से आया था? बेटा मैंने बताया था ना, इन सबको आपस में ऐड कर लो तो 33,2500 बन रहा है ये क्लोजिंग कैपिटल। उसके बाद जो भी चेंजेस आ रहे थे वो उसके अंदर मैं एडजस्ट करता गया और मैं अपने आंसर्स को निकालता गया और यहां पे मैंने लिख दिया। तो अब अगर आपको फिर भी मसला हो रहा है कैलकुलेशन में, तो ये मैंने दोबारा से रिकैलकुलेट करके भी आपको दिखा दिया कि यार ये देखो क्लोजिंग कैपिटल जो मैंने निकाले उसकी लॉजिक कुछ खास नहीं है, बल्कि मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर को सोचते हुए ये कैलकुलेशन करी है। अब अगर हम लोग आगे आ जाएं, टोटल अमाउंट हम लोगों ने 2,20,000 रेस करी तो 2,20,000 पे ही यहां पे शो हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इसके बाद हम लोग जब आगे आ जाते हैं और अगली चीज पे चलते हैं तो वो बोलता है पार्ट नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर बोलता है द डायरेक्टर डिसाइड टू इंप्लीमेंट ऑप्शन 1। डायरेक्टर किस पे जा रहे हैं? ऑप्शन 1 पे। ऑप्शन 1 क्या है? बैंक से लोन ले लो 10% का। असेस वेदर और नॉट द डायरेक्टर मेड द राइट डिसीजन चूजिंग ऑप्शन 1, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपने आंसर की जस्टिफिकेशन देनी है, जबकि जाहिर सी बात है ऑप्शन 1 के अंदर गियरिंग बहुत हाई हो रही है। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो भाई यहाँ पे जो बिजनेस है वो 58% की गियरिंग पे चला गया, जबकि इस वाली ऑप्शन के अंदर कम गियरिंग पे आ रहा है, जबकि जो डिविडेंड्स कवर है उसके अंदर कोई बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अब उसने बोला कि वो ऑप्शन 1 पे जा रहे हैं। अब इसका आंसर देना था। मैंने आंसर कैसे दिया? मैंने बोला कि यार ऑप्शन 1 अलाउज द कंपनी टू अवॉइड डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल एज न्यू शेयर्स डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल एज नो न्यू शेयर्स आर इशूड। ठीक है, मैंने लिखा, मैं नो भूल गया लिखना शायद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइल्यूशन नहीं हो रही। डाइल्यूशन किसको कहते हैं? डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी है उसमें 4 पार्टनर हैं तो 4 पार्टनर 25-25% के पार्टनर्स होंगे, लेकिन अगर 2 पार्टनर्स और आ जाते हैं तो फिर उनके 25-25% डाइल्यूट हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। तो इधर जब तुम न्यू शेयर्स इशू नहीं कर रहे तो डाइल्यूशन नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा डाइल्यूशन एक और प्रोसेस में भी नहीं होती है, जब कंपनी राइट इशू करती है और शेयर होल्डर्स अपने प्रोपोर्शन के अंदर शेयर्स को खरीद लेते हैं, तब भी डाइल्यूशन नहीं होती। इसलिए सबसे पहली ऑप्शन राइट इशू की दी जाती है। बोलता है इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ फाइनेंस एज द लोन विल डेफिनेटली बी रिसीव। एक और चीज, क्योंकि जो लोन होता है वो फौरी तौर पर रिसीव हो जाता है, एज कंपेयर टू जो शेयर्स होते हैं वो फौरी तौर पर बिकना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड डिविडेंड्स कवर रिमेन स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू ऑप्शन 2। और वो बोल रहा है कि ऑप्शन 2 से थोड़ा स्ट्रॉन्गर ही है, हालांकि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, विच में रीअश्योर इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब मैंने लिखा अगली बात, हाउ एवर ऑप्शन 1 इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्यों? क्योंकि गियरिंग बढ़ी है। एज कंपनी बिकम मोर हाईली गियर्ड एंड मस्ट पे एडिशनल इंटरेस्ट, और वो एडिशनल इंटरेस्ट भी पे करेगी। जाहिर सी बात है, पहले खाली 24,000 पे कर रही थी, लेकिन अब 22,000 ऊपर और पे करेगी। रिड्यूसिंग द प्रॉफिट इन कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन 2 इंप्रूव गियरिंग एंड रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क बट डाइल्यूट ओनरशिप एंड मे रिड्यूस अर्निंग्स पर शेयर। तो हमने बोला कि ऑप्शन 1 के अंदर आपकी गियरिंग हाई हो रही है, ऑप्शन 2 के अंदर गियरिंग कम हो रही है, जिसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क कम है, लेकिन वो ईपीएस भी आपका अर्निंग्स पर शेयर भी कम करेगा, क्योंकि जब प्रॉफिट्स गिरेंगे तो प्रॉफिट्स गिरने से अर्निंग्स पर शेयर भी कम होता है। तो मैंने उसको भी यहां पे रिलेट कर दिया लाके। ठीक है, और अगर तुम यहां पे देखो तो हमारी कैलकुलेशन में ही बड़ी क्लैरिटी है कि अगर ऑप्शन 1 ऑप्ट की जाए तो आपका जो प्रॉफिट है वो इतना है, और ऑप्शन 2 ऑप्ट की जाए तो आपका प्रॉफिट इतना है। तो ईपीएस किसका ज्यादा होगा? बेटा ईपीएस इसका ज्यादा होगा ना, अर्निंग्स पर शेयर इसकी ज्यादा होगी ना। आगे आ जाए, फिर मैंने ये लिखा ओवरऑल ऑप्शन 1 इज सुटेबल इफ कंपनी इज कॉन्फिडेंट इन फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कंपनी कॉन्फिडेंट है और फ्यूचर के अंदर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उसको लगता है कि वो सस्टेनेबल है, तो फिर वो ऑप्शन 1 पे जाए। एंड कैन मैनेज हाई डेट लेवल्स, और अगर कंपनी हाई डेट लेवल मैनेज कर सकती है तो करे। बट ऑप्शन 2 वुड बी सेफर फ्रॉम और रिस्क परस्पेक्टिव, लेकिन जो ऑप्शन 2 है उसके अंदर ऑप्शन 2 पे जाने पे रिस्क कम है। तो हमने ये बता दिया कि ऑप्शन 2 जो है वो अगर इसको रिस्क कम लेना है तो ऑप्शन 2 पे चला जाए, लेकिन अगर इसको लगता है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है और अपने हाई गियर्ड बिजनेस को जो उसकी गियरिंग है, जो उसका डेट बर्डन है, उसको मैनेज कर सकता है, देन गो फॉर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 बेहतर इसलिए है इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि एक टाइम तक इंटरेस्ट दोगे, जब रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर कर दोगे तो फिर उस पर ऊपर से कोई डिविडेंड नहीं देना, तो तुम्हारे प्रॉफिट्स इवेंचुअली बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम शेयर्स इशू कर देते हो आज तो तुम्हारी गियरिंग लो रहेगी, लेकिन फ्यूचर के अंदर हमेशा जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करो तो सबको ही देने पड़ेंगे। और इसी के साथ साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है।